हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। और सभी का स्वागत है, सभी लोग आ जाइए, जल्दी से क्लास अपना स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चन है उसे करते हैं। यानी एग्जाम्स ओरिएंटेड जो तैयारी है उसे अब लगातार करते रहना है, नहीं तो बड़ा बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए सभी लोग आ जाइए। एक मिनट, एक मिनट, मैंने शेयर करने के लिए कुछ और शेयर कर दिया, कुछ और। एक- बस 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 बस, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन आपके सामने पहला है, आपके सामने है, इसे लगाना है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में पूछता है और हर बार देखिएगा 3-4 बार ये क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछेगा, अलग अलग शिफ्ट में। क्योंकि ये आपको बिहार अगर पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, कि बिहार स्पेशल में ये क्वेश्चन हमेशा आया है, बीपीएससी में तो खूब रिपीट किया है, ठीक ना। तो बिहार में 1937 में मंत्रिमंडल गठित किया जाता है, 1935 का चुनाव होता है, उसके बाद अलग अलग प्रांतों में देखिएगा कांग्रेस जीतता है और बिहार में भी कांग्रेस जीतता है। लेकिन बिहार में देखिएगा कि आप जो है मुस्लिम प्रजा पार्टी एक होता है, उसके जो नेतृत्व करता है यानी यहाँ पर मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस के देखरेख में आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि कुछ ही महीने के लिए, मात्र 3 महीने के लिए यहाँ पर इनको पीएम बनाया जाता है, क्योंकि उस समय सीएम नहीं हुआ करते थे, पीएम हुआ करते थे। यानी सीएम को भी उस समय पीएम कहा जाता था 1935 का अधिनियम के तहत, यानी प्रांतों के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक। तो वो देखिएगा सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे और ये मात्र 2 से 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद अब देखिएगा श्री जो है ये अपना आपको दावेदारी पेश करते हैं और कुछ मतभेद के चलते ये सरकार नहीं बनाए थे और श्री अपना सरकार बनाते हैं, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस सबसे प्रथम बार हो जाएंगे जो सरकार बनाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, डी हो जाएगा, डी। उसके बाद देखिएगा आजादी के बाद सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, श्री बनते हैं। तो हमेशा अगर ऑप्शन में मोहम्मद यूनुस रहे और इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो आपको आराम से लगा लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। यानी राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान की जन्मदाता किसे माना गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जो पाकिस्तान के जन्मदाता माना गया, जैसे कि कहा जाता है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो औरंगजेब को, अब औरंगजेब कहा करते थे, किसे, करजन को कहा करते थे, करजन एक आपको जो औरंगजेब है। तो इसी तरीके से राजेंद्र प्रसाद किसे पाकिस्तान का जन्मदाता मानते थे, ये मिंटो को मानते थे, क्योंकि मार्लो मिंटो जो आपको है, मिंटो उस समय का क्या हुआ करता था, आपको वायसराय हुआ करता था। तो मार्लो मिंटो सुधार जो आता है, सुधार नाम का होता है, इसमें सांप्रदायिकता का आपको दिखता है, सांप्रदायिकता देखने को मिलता है, 1919 में आता है। और इस समय देखिएगा मिंटो जो होता है, मिंटो द्वितीय जो होता है, ये इस समय वायसराय हुआ करता था, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करता है, इसलिए मिंटो को जो माना जाता है राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं, पाकिस्तान के जन्मदाता कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने, इनका जन्म आपको सिवान जिला में हुआ था। 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म सिवान जिला के जीरेदेव में हुआ था। 3 दिसंबर को हम लोग मेघा दिवस के रूप में मनाते हैं। आप कहिएगा इनके अनुसार जो है पाकिस्तान के बंटवारा के लिए कौन जिम्मेवार है, पाकिस्तान के जन्मदाता किसे मानते हैं, तो मिंटो को मानते हैं, क्योंकि यहीं कहीं ना कहीं बंटवारा का बीज यहीं पर बो दिया गया था। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसे बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो निम्नलिखित में से नहर प्रणालियों में से किस क्षेत्र से आपको बिहार में सिंचाई होती है। ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से आप देखिएगा गंडक नदी से निकलती है त्रिवेणी नहर, और इससे देखिएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण वाला क्षेत्र में यहाँ पर आपको सिंचाई होने को देखने को मिलता है। क्या दिक्कत है, क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। आवाज आ रहा है ना, चलिए ठीक, आवाज सही में क्या है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। यानी ऑप्शन के अनुसार बताना है कि 6.3% जो जिला है, ये सबसे आपको अनुसूचित जनजाति में सबसे अधिक आपको अनुसूचित जनजाति को एसटी कहा जाता है। एसटी के हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या वाला आपको बताना है, इसमें से कौन हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। वैसे भी आप जानते हो कि
2000 आपको 23 के अनुसार 2023 के पहले आप देखिएगा पश्चिमी चंपारण में वन भी सबसे अधिक पाए जाते थे। एसटी का प्रतिशत भी आप देखिएगा कहां होगा, पश्चिमी चंपारण में ही सबसे अधिक होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार में सबसे ज्यादा ग्रामीण वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा, और सबसे शहरी क्षेत्र कौन सा होगा, पटना क्षेत्र होगा, इसे भी याद रखिएगा। बिहार का अरवल जो जिला है 2001 में बना है, तो बिहार का 38वां जिला आपसे पूछे तो अरवल जिला हो जाएगा। बिहार में अभी 38 जिला है, इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसके आंसर तो हो जाएगा यहाँ पर पश्चिमी चंपारण। बिहार में सबसे अधिक वन पूछे तो बिहार में सबसे अधिक जो वन है ये आपको कैमूर जिला में है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे, कम घनत्व आपको पूछे, जनसंख्या का कम घनत्व पूछे, वो कैमूर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, इसे भी याद रखिएगा। बिहार में आपको कैमूर में आप देखिएगा सबसे अधिक वन पाया जाता है और जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 2011 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी चंपारण आप जानते हो कि पश्चिमी चंपारण एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखिए। चलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका, पश्चिमी चंपारण में आपको सबसे अधिक एसटी आपको प्रतिशत मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, अरवल से है या कहीं से है, आप क्वेश्चन लगाइए। निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहां हुई है। मतलब जनसंख्या वृद्धि जो होता है, जैसे कि आपको अलग अलग जिलों में देता है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहां हुआ है, किस जिला में हुआ है, तो आप लगाते हो मेघालय में, मेघालय में लगाते हो सबसे अधिक भारत में जनसंख्या वृद्धि। वैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि जिला में यानी बिहार में आपको जनसंख्या वृद्धि कौन हुआ है, ये भी मौहे से नाम है, मधेपुरा नाम है, यानी मधेपुरा में सबसे अधिक आपको देखिएगा जनसंख्या वृद्धि हुआ है। अपना बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा में हुआ है 2001 से 2011 जनगणना के अनुसार। सबसे कम पूछे तो गोपालगंज जिला में हुआ है, गोपालगंज जो जिला हो जाएगा सबसे कम जिला आपको हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। मधेपुरा में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ है, यह क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा हुआ था। 6 नंबर देख लेते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क रेशम को क्या कहा जाता है, सिल्क होता है प्यूपा से निकाला जाता है। आप देखिएगा रेशम के कीट के प्यूपा से निकाला जाता है, शहतूत के पत्ते पर ही आपको पलते हैं, बढ़ते हैं, खाते हैं उसे। तो रेशम सिल्क आपको जो है वस्त्र उत्पादन का केंद्र माना जाता है। किसे, तो भारत में रेशम की सिटी माना जाता है, यानी भारत नहीं, भारत में पूछे तो कर्नाटक हो जाएगा, भारत में पूछे तो कर्नाटक हो जाएगा, बिहार में पूछे तब भागलपुर होगा। बिहार में किस जिला को रेशम आपको सिटी कहा जाता है या सिल्क सिटी कहा जाता है, वो आपको भागलपुर में डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है। भागलपुर में क्या है, डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है, इसे भी याद रखिएगा। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। कहां पर, आपको जिसने आपको किसने बनवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अगर पूछे आप लोगों से किसने बनवाया था, तो धर्मपाल ने, पाल वंश के शासक था धर्मपाल, उसने बनवाया था। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार के कौन सा जिला सबसे गरीब है, याद रखिएगा। सबसे अगर प्रति व्यक्ति आय मापदंड 2025 भी हम निकालते हैं, उसके अनुसार भी हम देखें कौन सा जिला सबसे ऊपर है, पटना जिला सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय में, और सबसे कम जो है यह है शिवहर जिला। सबसे कम जो है शिवहर जिला आ जाता है। शिवहर सबसे छोटा जिला भी है, एरिया के हिसाब से अगर सबसे छोटा जिला पूछे तो वो शिवहर जिला है। शिवहर जिला का घनत्व सबसे अधिक है, शिवहर जिला का घनत्व जो हो जाएगा सबसे अधिक हो जाएगा, लगभग 1882 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, इसे भी याद रखिएगा, शिवहर जिला हो जाएगा। और पटना के जिला का सेकंड जनसंख्या घनत्व अधिक है, पटना जिला का सेकंड जनसंख्या घनत्व अधिक है, यानी सेकंड स्थान पर पटना जिला आता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, इसे भी याद रखिएगा। लेकिन पटना जो आता है प्रति व्यक्ति आपको देखिएगा ये बोल रहा है कि आय के माध्यम से सबसे पहले स्थान पर आता है, और शिवहर जो आता है निचले स्थान पर। तो क्वेश्चन देगा और ऑप्शन ये देगा तो आराम से आप लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, यानी नील जो मालिक हुआ करते थे वो आपको शोषण किया करते थे, नील का उचित दाम भी नहीं देते थे, जबरन कृषि भी कराते थे। इस प्रथा को कहा जाता है 3 कठिया व्यवस्था, यानी एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, उसमें 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती किया जाता था, और ये जबरन कराया जाता था, जिस कारण से आपको भूमि की उर्वरकता भी खत्म हुआ करता था, आपको अच्छा से पैसा भी नहीं मिला करता था, रोग भी इसके कारण काफी ज्यादा बढ़ते थे आपको किसानों में, ये देखिएगा। और जर्मनी में जो है रासायनिक नील की खेती हो भी, रासायनिक नील जो है उसका आपको उत्पादन भी होने शुरू हो गया था, तो अब नील की उतना पैसा मिलता नहीं था, सब लोग आपको रासायनिक तौर पर नील का इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए देखिएगा कि एक आपको जमींदार हुआ करते थे, इनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जाते हैं महात्मा गांधी से मिलते हैं 1916 में, और इधर ध्यान आकर्षित करने की बात करते हैं। अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी आते हैं, और महात्मा गांधी आते थे यहाँ पर चंपारण आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सफल आंदोलन जो होता है वो चंपारण नील आंदोलन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 10, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए आप जानते हो
बिहार से लोकसभा, देखिए लोकसभा के बारे में किस अनुच्छेद में दिया है, अनुच्छेद आपको 81 में दिया है, अनुच्छेद 81 में दिया है। लोकसभा की जो आपको मैक्सिमम सीट हो सकता है, अभी मैक्सिमम जो सीट हो सकता है 550, क्योंकि एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान खत्म हो गया है। लोकसभा अभी चुनाव जो होता है 543 पर होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लोकसभा की ये जो यथावत सीट रहेगा 2026 तक यह रहेगा, 2026 में परिसीमन के बाद यह बदला जा सकता है। तो बिहार में लोकसभा की सीट है 40 और बिहार में राज्यसभा की सीट पूछे बराबर मैं याद कराता हूं, यहां से क्वेश्चन बनेगा 16 सीट है राज्यसभा का सीट। बिहार में विधानसभा का अगर सीट पूछे तो विधानसभा का सीट आपको कितना है, 243 है। बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, 243 है। बिहार में विधान परिषद का सीट पूछे तो वो हो जाएगा 75 सीट हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। बिहार में देखा जाए तो लोकसभा में जो आपको 6 सीट रिजर्व है, किसके लिए 6 सीट रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व है। और एससी एसटी का रिजर्वेशन लोकसभा में कहां दिया है, आर्टिकल 330 में दिया हुआ है एससी एसटी का लोकसभा में रिजर्वेशन के बारे में, ये भी याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पर कि राज्यसभा में तो कोई आपको रिजर्वेशन होता नहीं है आपको इस जो है मतलब कि जाति के नाम पर, और यहां पर आप देखिएगा कि एक चीज और पूछेगा कि जो विधानसभा है, विधानसभा में एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है, तो आपको 38 सीट रिजर्व है। और विधान परिषद में देखिएगा, सो विधान परिषद में आपको जो 1 सीट रिजर्व है ये कितना है आपको, सॉरी विधान परिषद में तो हो ही नहीं, राज्यसभा में नहीं होगा तो विधान परिषद में नहीं होगा। और विधानसभा में आप देखिएगा कि एससी का आपको 38 सीट रिजर्व है, ये याद रखिएगा। विधानसभा की हम बात करें एससी का, एसटी का 2 सीट रिजर्व है, एसटी का मनिहारी और कटोरिया जो सीट है वो 2 सीट आपको रिजर्व है एसटी कैटेगरी का भी, ये रखिएगा विधानसभा में। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के अद्वितीय त्योहार किसे कहा जाता है, बिहार में बहुत से त्योहार मनाया जाता है जिसका प्रमुख जो है, जैसे बिहार में दिवाली भी मनाया जाता है, होली भी मनाया जाता है, ईद भी मनाया जाता है, बकरीद भी मनाया जाता है, लेकिन सबसे अद्वितीय त्योहार जो मनाया जाता है छठ पूजा। जैसे बिहू जो होता है असम का प्रमुख त्योहार है ना, बिहू अलग अलग टाइप के बिहू मनाया जाता है असम में आपको, उसी तरीके से बिहार में जो मनाया जाता है छठ पूजा मनाया जाता है, सूर्य भगवान की उपासना किया जाता है। इसमें किसका उपासना किया जाता है, सूर्य भगवान का। और याद रखिएगा कि बिहार में जो है आपको पूछ सकता है कि सूर्य टेम्पल कहां पाया जाता है। बिहार में आप देखिएगा सूरज सबसे ज्यादा कहां उगते हैं, यानी पहले कहां उगते हैं, वहां पर सूर्य टेम्पल भी पाया जाता है, तो औरंगाबाद के देव में। देव आपको पूछ सकता है, देव मंदिर कहां है, छठ के लिए प्रसिद्ध है। देव जो है सूर्य मंदिर है और ये कहां पड़ता है, औरंगाबाद में पड़ता है। बहुत भीड़ लगता है आप देखिएगा छठ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पर आपका डी हो जाएगा। छठ पूजा जो है बिहार का अद्वितीय त्योहार यानी प्रमुख त्योहार है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, पटना में जो सिख गुरु का जन्म हुआ था उनसे आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था और कब हुआ था, और ये आपको कहां हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये हुआ था 22 दिसंबर 1666 को हुआ था, यानी इनका कब जन्म हुआ था, 22 दिसंबर 1666 को। और इनका मृत्यु जो हुआ था 1707 में हुआ था, नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक मृत्यु। पटना साहिब में इनका आपको जन्म हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये 10वें गुरु हो जाएंगे, इसके बाद कोई गुरु नहीं बनते हैं। इनका मृत्यु हुआ था नांदेड़ 1707 में हुआ था, महाराष्ट्र में पड़ता है। और इनका जो जन्म हुआ था 22 दिसंबर आपको देखिएगा 1666 में हुआ था ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कब हुआ था, 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। और ये 10वें गुरु होते हैं। ये किसके पुत्र होते हैं, ये बता सकते हैं आप, तेग बहादुर के पुत्र होते हैं। ये किसके पुत्र थे, तेग बहादुर के पुत्र थे, इसे भी याद रखिएगा। और इनके बाद गुरु गोविंद साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया जाता है, यानी गुरु नानक पहले गुरु हो जाएंगे और सबसे लास्ट वाले गुरु जो है ये आपको पटना साहिब में इनका जन्म है, गुरुद्वारा भी मिलता है पटना साहिब में इनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो बिहार के पूर्वी पश्चिमी उत्तर दक्षिणी भाग में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार के आपको पूछे आकृति, यानी बिहार के सबसे पहले आकृति पूछे तो ये आयत आपको क्या है, आयताकार है, आयताकार है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आयताकार है। क्यों आयताकार है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस है। इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई अगर देखा जाए यानी कि आपको ये इधर से मतलब कि पूरब से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक देखा जाए तो इसकी लंबाई ज्यादा है। इसकी लंबाई कितना पड़ता है ईस्ट टू वेस्ट, ये होता है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछे साउथ टू माफ करना नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ कितना होता है, नॉर्थ टू साउथ जो होता है ये आपको 345 किलोमीटर पड़ता है, इसे भी याद रखिएगा। तो ये देखिए आपको आयताकार हो गया ना, यानी लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई बराबर होता है, उसे आयत कहा जाता है, आयतकार है। इसका क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी याद रखिएगा, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। पूरे भारत का 2.86% जो है इसका क्षेत्रफल है, इसे भी याद रखिए। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूरब। तो बिहार के सबसे पूरब जहां पर आपको चाय की खेती होती है, जहां पर सबसे पहले बारिश होता है, सबसे अधिक बारिश देखने को मिलता है यहाँ पर, वो कौन सा जिला हो जाएगा, पूर्वी सबसे किशनगंज जिला हो जाएगा। इस जिला का क्या नाम है, किशनगंज जिला नाम है। सबसे पश्चिमोत्तर जिला यानी सबसे पश्चिमी जिला जो हो जाएगा कैमूर जिला हो जाएगा। और सबसे उत्तर में जिला हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण जिला। और सबसे दक्षिण में जिला हो जाएगा गया जी जिला, अब इसका नाम हो चुका है, गया को गया जी कहा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, किशनगंज जिला हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चाय की खेती के लिए जाना जाता है किशनगंज जिला। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील बिहार में स्थित है। ये बताना है इनमें से कौन सा झील जो है बिहार में स्थित है। ये तो अलग अलग क्षेत्रों में झील पाए जाते हैं। बिहार के आपको कैमूर में एक झील मिलेगा जिसका नाम आप लोग बताइए क्या हो जाएगा।
बिहार के कैमूर जो है जिला सबसे जनसंख्या घनत्व से सबसे कम है, इसमें अनुपम झील पाया जाता है। बिहार के कैमूर जिला में कौन सा झील पाया जाएगा? अनुपम। भारत के सबसे खारा पानी का झील कौन सा है? सबसे ज्यादा खारा पानी का जो झील है भारत का, ये कौन सा है? सांभर झील है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। सांभर जो झील पड़ता है कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, इसे भी याद रखिएगा। ये भारत के सबसे खारा पानी का झील है। भारत के सबसे बड़ा झील अगर पूछे तो चिल्का झील होता है। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है जिसका नाम है चिल्का झील, और ये खारा पानी का ही झील है, इसे याद रखिएगा। मीठा पानी का अगर भारत का सबसे बड़ा झील पूछे तो बुलर झील हो जाएगा। कहां हो जाएगा? बुलर झील हो जाएगा, और ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है बुलर झील। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? अनुपम झील हो जाएगा, कैमूर में पाया जाएगा अनुपम झील। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में महिलाओं को स्थानीय निकायों में और पंचायती में राज्य में 50% आरक्षण दिया गया। तो देखो पंचायती राज के बिहार में अगर देखा जाए, सब जगह पंचायती राज को देखा जाए 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो 1992 में हुआ था, जो आपको 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसमें आपको संवैधानिक दर्जा मिला। इस तरह से अगर अनुसूची पूछे तो इस तरह से आपको अग्रिम अनुसूची जोड़ा गया। इस तरीके से अगर भाग पूछे किस भाग में देखने को मिलता है? भाग 9 में देखने को मिलता है। इस तरीके से अनुच्छेद पूछे तो 243 से लेके ए से लेके ओ तक देखने को मिलता है। और आपको बिहार में देखते हैं, बिहार में देखिएगा कि 50% आरक्षण, तो 50% आपको औरतों का आरक्षण किसमें दिया है? तो 243 के डी में दिया हुआ है 50% आरक्षण के बारे में। और ये कब आपको लागू किया गया? बिहार में 2006 में लागू किया गया। ठीक, यानी बिहार में 50% पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ये कब लागू किया गया है? 2006 में लागू किया गया, इसे भी याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 16, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? देखिए बिहार स्पेशल से आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिहार स्पेशल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिहार स्पेशल को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और रिवीजन बार बार करना होगा। एक क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने दिया जाएगा। आपका एक क्वेश्चन पर मेहनत आप कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका सही होगा, चिंता मत कीजिए, उसी लेवल का क्वेश्चन कराया जा रहा है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण को उपनाम क्या हो जाएगा भारत में? आप बिहार में देखिएगा तो ये हो जाएंगे लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि लोकमान तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। और एक आपको कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर अगर पूछे, इनको कहा जाता है जननायक, जिनको भारत रत्न मिला है इस बार, जिनको भारत रत्न मिला है जननायक इन्हें कहा जाता है। सो कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे जननायक, लोकनायक हो जाएंगे आपको कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण, और आपको जो हो जाएंगे आपको लोकमान्य हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको लोकनायक हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण आप जानते हो 1942 की जो क्रांति हुआ था, आजाद दास्ता का निर्माण किया गया था, वो आपको इनके द्वारा ही किया गया था। हजारीबाग जेल से भागे थे, नेपाल के तेराई वाला क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर आजाद दास्ता आपको निर्माण करते हैं। वो जो काम किया था वो संचार व्यवस्था को ठप करने के लिए क्या काम किया करता था? संचार व्यवस्था को क्या कर देना? अंग्रेजों का ठप कर देना है, यानी और काफी ज्यादा छापामार, यानी कि छापामार युद्ध की भी शुरुआत किया गया था इनके द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा और इनके सहयोगियों द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी। और देखिएगा 1974 में संपूर्ण क्रांति के नारा देते हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ आपको खड़े होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे या था? बिहार के किसान नेता देखो अलग अलग दशक में अलग अलग हो जाएंगे। स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे 1920 के दशक में, यानी असहयोग आंदोलन के समय में स्वामी विद्यानंद आपको किसान नेता होते हैं। आप देखिएगा स्वामी शाहजानंद आते हैं 1930 के समय में, स्वामी शाहजानंद जो आते हैं 1930 के समय में आपको किसान नेता बनते हैं। बिहार के आपको किसान नेता हो जाएंगे पहला और दूसरा। अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये आपको देखिएगा बारदोली सत्याग्रह किए थे, और ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था ना, और यहीं पर इनको सरदार की उपाधि दिया गया था यहाँ की महिलाओं द्वारा। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको गुजरात में हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये अपना बिहार में नहीं होंगे। बिहार में 2 किसान नेता होते हैं, स्वामी विद्यानंद और स्वामी शाहजानंद प्रमुख रूप से। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 में दिया हुआ है, संविधान के भाग 20 में दिया हुआ है। ये कहां से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अभी तक कितना संशोधन हुआ है? 106 संविधान संशोधन हुआ है। और 106 संविधान संशोधन क्या है? लोकसभा और आपको देखिएगा लोकसभा और आपको विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आपको थर्ड है, 1/3 यानी 1 आपको 3 जो आपको आरक्षण किया गया है सीट, उसके बारे में है। भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। ये देखिएगा राइट टू एजुकेशन कहा जाता है इसे। राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है 2009 में, इसे लागू कर दिया जाता है 2010 में, और ये शिक्षा का अधिकार होता है। वैसे आप देखिएगा कि बिहार पुलिस में शिक्षा का अधिकार संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा किस अमेंडमेंट द्वारा, 68 अमेंडमेंट द्वारा आपको जोड़ा गया था इसे। 2002 में आया था शिक्षा का अधिकार, और इसके तहत आर्टिकल 21 का ए आपको जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट में। डीपीएसपी में आर्टिकल 45 होता है कि राज्य का कर्तव्य होगा मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराए। और आपको आर्टिकल आपको 51 के आप देखिएगा 11वां जो कर्तव्य आपको देखने को मिलता है, 51 का 11वां कर्तव्य जो देखने को मिलता है, वो भी आपको शिक्षा संबंधी देखने को मिलता है इसी समय। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा किस सब्जेक्ट है? शिक्षा समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो हजारीबाग में देखिएगा बिहार स्टूडेंट का 16वां अधिवेशन आपको सरला देवी के समय में हुआ था, यानी अध्यक्षता किसने किया था? सरला देवी ने किया था इसका।
सरला देवी। अध्यक्षता पूछे सरला देवी ने किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुआ करता था स्टूडेंट से संबंधित। तो हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका 16वां अधिवेशन हुआ था, वो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में, यानी बिहार में गया में होने वाले अधिवेशन से 1 साल पहले आपको ये अधिवेशन देखने को मिलता है। सरला देवी इसकी अध्यक्षता करती है। चलिए 20 देखते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का आपको एकमात्र रेलवे का मुख्यालय बिहार में पड़ता है और बिहार के बगलपुर में हाजीपुर में पड़ता है, यानी पटना के बगलपुर में हाजीपुर में। पटना और आपको जो हाजीपुर है इसके बीच में एक पुल पाया जाता है, उसे कहा जाता है गांधी सेतु पुल। हाजीपुर का केला फेमस है, इस बात को ध्यान में रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में पायराइट्स का उत्पादन होता है? देखिए पायराइट्स के उत्पादन में बिहार सबसे एकाधिकार हासिल है। बिहार का क्या है? एकाधिकार हासिल है। और बिहार के एक जिला है जिसका नाम है रोहतास जिला, कैमूर जिला। ये रोहतास जिला खास पर देखिएगा, आपको पायराइट्स के उत्पादन में अग्रणी जिला माना जाता है। यानी पायराइट्स के उत्पादन में देखिएगा कौन सा जिला अग्रणी है बिहार में? रोहतास जिला है, इसका याद रखिएगा। रोहतास जिला इसके आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिहार उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? जो उत्तर बिहार, देखिए बिहार जो मुख्यतः है ना उसको हम लोग को कितने भागों में बांट दिए हैं? तो गंगा नदी बीचे बीच ऐसे प्रवाहित होती है, तो गंगा नदी के प्रवाहित होने के कारण आप देखिएगा ये उत्तरी बिहार के नाम से जाना जाता है। अलग अलग नदी उत्तर से आकर गंगा मिलती है और इस तरीके से दक्षिण बिहार के आपको ये वाला क्षेत्र दक्षिण बिहार हो जाता है। ठीक, तो उत्तर बिहार में काफी ज्यादा आपको नदी आकर मिलती है और वो आपको नदी जो होती है रास्ता बदलने के लिए जाती है, जो कि कोसी नदी। कोसी नदी फेमस है, कोसी नदी आपको फेमस है, आप जानते हो बिहार के शोक नदी कहा जाता है, ये भी रास्ता बदलने के लिए जाना जाता है। ये भी आपको उत्तर बिहार की ही नदी है। तो ये बाढ़ के लिए फेमस है। बिहार क्या है? उत्तर बिहार बाढ़ के लिए फेमस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? नमक सत्याग्रह की शुरुआत होता है आपका 12 मार्च को। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलता है। 6 अप्रैल तक देखने को मिलता है और 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 को देखने को मिलता है जब महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ जाते हैं और नमक कानून तोड़ देते हैं 6 अप्रैल को नमक उठाकर। तो सबने योग्य आंदोलन की शुरुआत होता है। उसी समय देखिएगा भारत में भी माने बिहार में भी अलग अलग क्षेत्रों में नमक कानून तोड़ा जाता है। खासकर छपरा वाला क्षेत्र में देखिएगा कि आपको नमक कानून भी तोड़ा जाता है और चौकीदारी कर भी देने से लोग मना कर देते हैं। चौकीदारी कर एक चौकीदार हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, जो अंग्रेजों का मुखबरी करता था, जो अंग्रेजों के पास बात पहुंचाता था, उसको मुखबरी को तोड़ने के लिए, उसके बात को हटाने के लिए ये कर लागू किया गया था। अब याद रखिएगा मतलब कि एक कर आपको अंग्रेजों को दिया जाता था और बोला गया खुन्नस होकर कि चौकीदार लोग कुछ करता उड़ता नहीं है, सिर्फ मुखबरी करता है अंग्रेजों का और कुछ सहायता भी नहीं करता, इसलिए चौकीदारी कर देना बंद कर दो। तो पहले अंग्रेजों को चौकीदारी कर दिया जाता था, ये बंद कर दिया गया। असहयोग आपको कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, यानी कि दांडी मार्च के दौरान। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों में शराब से परहेज करने का आग्रह किया। यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जब शुरुआत किया था तो लोगों से क्या किया था? आपको शराब से दूर रहिए, परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आ गई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। यानी यहां पर शराब बंद करने के लिए महात्मा गांधी बोलते हैं असहयोग आंदोलन में, यानी नासा उसा बंद करने के लिए बोलते हैं, सब लोग नासा छोड़ते हैं, जिस कारण से अंग्रेजों के शराब में कमी आती है, टैक्स में कमी आती है। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि एक आपको लिस्ट निकाला करते हैं शराब जो बेचा करते थे उनके साथ मिलकर कि ये फलना हल्ला है, ये शराब पीता है, और ये लिस्ट जारी किया जाता है कि वो लोग आए फिर से शराब पीने के लिए। और ये लिस्ट कहां जारी किया गया था? बिहार में जारी किया गया था। बिहार भी शराबबंदी नीतीश कुमार ऐसे ही लेकर नहीं आए हैं। बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार 2016 में लेकर आए हैं, पूर्ण रूप से शराबबंदी किया गया है बिहार में। तो बिहार में शराबबंदी का लिस्ट जारी किया गया था अंग्रेजों द्वारा, ये शराब जो बेचते थे उनके साथ मिलकर कि देखो भैया ये गांधी जो है ना ये आपको शराब छोड़ने के लिए बात कर रहे हैं और बहुत से लोग शराब छोड़े भी हैं। अब लिस्ट निकालते हैं और लोगों को बुलाते हैं, चलो एक पैक पर एक पैक फ्री मिलेगा, आओ पैक से पैक लड़ाते हैं। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश से इस्तीफा दे दिया? देखिए आपको 1937 में आपको देखिएगा फिर से आपको कृषि अपना सरकार बनाते हैं। कृषि सरकार जो है इस्तीफा दे दिया जाता है। क्यों इस्तीफा दे दिया जाता है? क्योंकि राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ये चाह रहे थे आपको जो राजनीतिक बंदी है श्री कृष्ण जा रहे थे कि राजनीतिक बंदी को छोड़ा जाए, लेकिन अंग्रेज नहीं बात मान रहा था, इस कारण से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। बाकी जो भारत के अन्य प्रांत का सरकार जो इस्तीफा देता है वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से देता है, यानी कि भारत के मंत्रियों से पूछे बिना द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे शामिल हो गए, उस कारण से वो इस्तीफा देता है। श्री कृष्ण से जो इस्तीफा दिए थे 1938 फरवरी में, वो राजनीतिक बंदियों को नहीं छोड़ रहा था अंग्रेज लोग, उसके चलते आपको। ठीक, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? आप सबको पता है कि बंगाल बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र में 1793 में आपको कौन लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त कौन लागू करता है? कर्नवालिस लागू करता है। लगभग 19% क्षेत्र पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है। अब अस्थायी बंदोबस्त था तो जमींदारी ज्यादा बढ़ गया, जमींदारी बढ़ गया तो किसान और जमींदारों के बीच में मतभेद बढ़ गया, इसलिए आपको बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार यानी जो भूमि जोत रहे हैं
जोत रहे हैं उनके अधिकार के लिए देखिएगा बंगाल किराएदारी अधिनियम लेकर आता है। और बंगाल किराएदारी अधिनियम कब आया था? 1885 में आया था। कब आया था? 1885 में आया था। इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, सी। चलिए आगे चलते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित की गई थी। तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होगा तो उसमें जयप्रकाश नारायण होंगे, फूलन प्रसाद वर्मा जी। तो इस तरीके से आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो किया गया था 1921 में किया गया था। 1931 माफ करना, 1931 में किया गया था। निम्न में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो निम्न में से पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया गया था, यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल का। सो कांग्रेस मंत्रिमंडल जो नेतृत्व किया गया था, यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल के जो उस समय पीएम हुआ करते थे, याद रखिएगा, इनमें से पीएम हुआ करते थे। फिर बाद में इन्हें सीएम कहा जाने लगा, सीएम मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। लेकिन उस समय जब तक ये अधिनियम 1935 आया था उस समय इनको पीएम कहा जाता था। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल बिहार में जीतता है, अच्छा सीट लाता है कांग्रेस, और उसके जो मंत्री चुने जाते हैं श्री कृष्ण सिंह को चुने जाते हैं। तो बिहार में देखिएगा आजादी के बाद भी जो मंत्री बनते हैं सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह ही बनते हैं। तो बिहार के पहले आपको मुख्यमंत्री हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह, और बिहार के आजादी से पहले भी आपको मुख्यमंत्री ये थे श्री कृष्ण सिंह। चलिए, इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा था। किसके द्वारा कहा गया था? व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। व्हाइट मैन बर्डन क्यों कहा जाता था? देखिए, जो भी निर्णय लिया जाता था भारत में, आपको या खास कर देखिएगा अपना भारत में जो भी निर्णय लिया जाता था वो अंग्रेज जो है, जो इंग्लैंड में बैठे हैं, वो निर्णय लिया करते थे। और यहाँ के जो आपको देखिएगा, यहाँ के जो कांग्रेस मैन हुआ करते थे, या यहाँ पर आपको जो भी आपको वाणिज्य मंडल के सदस्य हुआ करते थे, या वायसराय परिषद में जो सदस्य हुआ करते थे, वो भी किसका मान रखते थे? तो आपको ब्रिटेन से जो आपको बात आता था उसी का मान रखते थे। और यहाँ पर जो संसाधन का दोहन होता था वो यहाँ से संसाधन निकालकर सिर्फ ब्रिटेन का विकास हुआ करता था, इसलिए इनके द्वारा कहा गया व्हाइट मैन बर्डन कहा गया। और ये जो है व्हाइट मैन बर्डन किसने कहा था? ये शब्द किसका द्वारा दिया हुआ है? सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा दिया गया है। वो वही सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्षता करते हैं। ये भी आपको आते हैं, यही आपको आरा वाला क्षेत्र से आते थे, यानी कि जगदीशपुर वाला आरा वाला क्षेत्र जहां से वीर कुंवर सिंह आते थे, उसी क्षेत्र से ये भी आते थे। बिहार को अलग पहचान दिलाने में, यानी आपसे क्वेश्चन पूछे अलग पहचान दिलाने में बिहार का किसका हाथ है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी का ही हाथ है। इन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किया, और दिल्ली दरबार जब लगा था 1911 का दिल्ली दरबार, उसमें भी ये काफी गए थे। और उसके बाद ही दिल्ली दरबार में जब जॉर्ज पंचम आए थे, वो हार्डिंग द्वितीय हुआ करता था, उस समय आपको कलकत्ता से अलग कर बिहार को अलग बनाने की बात किया गया था। उस समय बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। तो इनका क्या नाम हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएगा। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन 32 देखते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो आप देखिएगा अपेक्षाकृत पुराना इनमें से कौन सा आपको हो जाएगा भूतात्विक दृष्टि से? तो रोहतास का पठार हो जाएगा। रोहतास के पठार देखिएगा ना, ये बहुत पुराना पठार है। वैसे भी रोहतास और कैमूर का पठार जो है विंध्य पहाड़ का आगे का श्रृंखला है। उत्तर पश्चिमी के पहाड़ियां जो है, जैसे कि आप कह सकते हो वो किसका भाग है? तो वो हिमालय के तराई वाला भाग है। और हिमालय ही आप देखिएगा काफी नवीन पहाड़ के अंतर्गत आता है। खड़गपुर की पहाड़ी भी नवीन पहाड़ के अंतर्गत आ जाएगा। उत्तर के गंगा मैदान तो सबसे नवीन हो जाएंगे, खादर बांगर वाला जो गंगा मैदान होते हैं। तो यहाँ पर रोहतास के पठार हो जाएगा। रोहतास के पठार किसका अग्रभाग होता है? ये देखिएगा, ये आपको विंध्य पहाड़ का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार के अधिकांश जो क्षेत्र है किस मिट्टी से आच्छादित है, यानी किस सॉइल से आपको है? सॉइल जो होता है इसका अध्ययन को पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी जो होता है सॉइल का अध्ययन करता है। पेडोलॉजी में देखिएगा सॉइल का अध्ययन किया जाता है। और यहां पर देखिएगा कि आपको सबसे अधिक जो भारत अगर पूछे तो भारत में भी सबसे अधिक 43% पर यह मिट्टी पाया जाता है। इसका क्या नाम है? जलोढ़ मिट्टी नाम है। और जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग बिहार में क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी कहते हैं। और बिहार में भी नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो कछारी मिट्टी जो हो जाएगा बिहार का सबसे अधिक क्षेत्र पर पाया जाने वाला मिट्टी है। पक्का क्वेश्चन ये पूछेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये पूरे भारत में भी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिट्टी होगा। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, इसे कपास के लिए जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 के अनुसार बिहार का स्थान क्या है? तो भारत में लिटरेसी रेट देखा जाए, पुरुष महिला या ओवरऑल लिटरेसी रेट देखा जाए तो बिहार का बहुत ही स्थिति खराब है। बिहार के लिटरेसी रेट के मामले में स्थिति बहुत ही खराब है, आप सभी लोग को पता होना चाहिए। और बिहार का लिटरेसी रेट कितना है? 61.80 है, जिसमें मेल का 71.20 है और फीमेल का 51.50 है। यानी अगर देखा जाए तो यह क्या है? टोटल 61.80 है आपको यहाँ का लिटरेसी रेट बिहार का। और अगर देखा जाए फीमेल में तो 51.50 है बिहार का आपको लिटरेसी रेट, इसे भी याद रखिए। बिहार का फीमेल में तो और भी स्थिति खराब है। और बिहार का प्रथम स्थान आता है
तो ये देखिएगा कि भारत के राज्यों में निम्न में से कौन सा जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो भारत में आप देखिएगा कि निम्नतम, यानी यहाँ पर निम्नतम पूछ रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो निम्नतम नीचे से पहले स्थान पर बिहार आता है कम लिटरेसी रेट में। सबसे अधिक लिटरेसी रेट कहां पर है? केरल का है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट कहां पर है? केरल का है। और बिहार में भी असमानता देखने को मिलता है। बिहार में देखिएगा सबसे अधिक जो आपको लिटरेसी रेट वाला हो जाएगा रोहतास जिला हो जाएगा, और सबसे कम जो हो जाएगा पूर्णिया जिला हो जाएगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जूट का कहा जाता है? इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। और जूट जो होता है ये आपको सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, यानी सबसे अधिक कहां होता है? आपको वेस्ट बंगाल में होता है। तो वेस्ट बंगाल आप कह सकते हो, वेस्ट बंगाल जो होता है सबसे अधिक होता है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पहले रंग पर आपको ये हो जाएगा, दूसरे रंग पर अपना बिहार हो जाएगा, यानी बिहार में दूसरे रंग पर आपको सबसे अधिक जूट होता है। तीसरे रंग पर आपको पूछे, यानी तीसरा सबसे अधिक जूट कहां होता है? असम में होता है। असम में होता है। गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, पानी जरूरत होता है जूट के लिए। अब देखिएगा यहाँ पर द्वितीय स्थान आता है बिहार का। बिहार का पूर्णिया जिला में सबसे अधिक जूट होता है, यानी बिहार के पूछे कौन से जिला में सबसे अधिक जूट होता है? पूर्णिया जिला में सबसे अधिक जूट होता है। राज्य में पूछे तो आपको पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट होता है। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावना है? बिहार में किस प्रकार के उद्योग है? तो बिहार में किस प्रकार का सबसे अधिक लोग लगे हुए हैं बिहार में? तो कृषि में लगे हैं। तो कृषि जन्य रोग आपको जो हो जाएगा, यानी कृषि आधारित जो उद्योग होगा वही सबसे अधिक आपको बिहार में सफल हो सकता है। और कहा भी जाता है एग्रो जो है आपको देखिएगा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बिहार में किया जाए, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी उद्योग होगा बिहार में वो स्थापित किया जाए, क्योंकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा कृषि लोग करते हैं। और इस क्षेत्र में अगर आपको किया जाता है काम तो जरूर बिहार आगे जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य के लिंगानुपात कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का क्वेश्चन पूछेगा। लिंगानुपात की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा आपको राज्य पूछे तो केरल माना जाता है, और सबसे गैल गुजरा यानी कि सबसे अधिक वाला केरल हो जाएगा। सबसे गैल गुजरा माना जाता है हरियाणा, यानी सबसे कम जो हो जाता है हरियाणा हो जाता है। गैल गुजरा मतलब ये मत समझना आपको, मतलब कम होता है आपको यहाँ का। आपको देखिएगा लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या कहा जाता है? तो लिंगानुपात कहा जाता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी 1000 पुरुष पर महिला कितने हैं उसे लिंगानुपात कहा जाता है। अब बिहार का जो लिंगानुपात है यह 918। बिहार का लिंगानुपात क्या है? 918। लेकिन बिहार का बाल लिंगानुपात पूछे, बाल लिंगानुपात पूछे वो हो जाएगा 935। बिहार का बाल लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 935 हो जाएगा। इसे भी याद रखिए। 918 बिहार का लिंगानुपात है। बिहार में कोई अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं करता है, ये याद रखिएगा। बिहार में सबसे अच्छा लिंगानुपात जो हो जाएगा गोपालगंज का हो जाएगा, यानी सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो गोपालगंज का है, ठीक ना। और सबसे कम जो लिंगानुपात है यह मुंगेर का। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? मुंगेर का है। सबसे अच्छा जो है गोपालगंज का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 क्या कहता है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित किया गया था पहली बार, ये किस वित्तीय वर्ष के लिए? तो 2006 से 7 में ये सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। बिहार आर्थिक आपको जो सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण आपको प्रकाशित किया जाता है हर साल। आप देखिएगा बजट से पहले अब आपको राज्य प्रकाशित करते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे प्राप्त होता है? तो बिहार के बख्तियार खिलजी का जो पहला विवरण प्राप्त होता है, यानी बख्तियार खिलजी जो आपको 1193 में आपको बिहार वाला क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो मिन्हाज ए सिराज, मिनहान उस सिराज भी कहा जाता है, सिराज भी कहा जाता है, इसे उस सिराज भी कहा जाता है। सिराज की एक आपको देखिएगा पुस्तक है जिसका नाम है तबकाते ए नासरी। तबकाते ए नासरी में देखिएगा मिनहाज उस सिराज की जो आपको किताब पढ़ता है उसमें देखिएगा सबसे पहले बिहार के बख्तियार खिलजी के हमले का वर्णन मिलता है। बिहार के बख्तियार खिलजी जो है 1192-93 में आप देखिएगा बिहार पर आक्रमण करता है, बंगाल पर आक्रमण करता है। और बिहार के देखिएगा एक आपको विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय को कौन बनाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। इसको आग लगा देता है। साथ में देखिएगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय को आग लगा देता है। साथ में देखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में, उसको भी आग लगा देता है। इस तरीके से इसका आपको जो विवरण मिलता है ये मिलता है तबकात ए नासरी में इसके आक्रमण का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ आपको सीमा साझा नहीं करता है? देखिए नेपाल के साथ हमारा 1751 किलोमीटर का बाउंड्री लगता है पूरे भारत का, यानी भारत नेपाल पूछे, भारत और नेपाल के बीच में पूछे बाउंड्री कितना लगता है तो 1751 किलोमीटर का बाउंड्री लगता है। भारत और नेपाल के बीच में देखिएगा काली नदी सीमा बनाती है, यानी काली जो नदी है वो आपको सीमा बनाती है। और भारत और नेपाल के बीच में बिहार का भी अच्छा खासा सीमा लगता है, तो बिहार के 7 जिलों का संख्या लगता है, 7 जिले सीमा बनाता है बिहार में। पश्चिमी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया नहीं बनाता है, अररिया बनाता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अररिया बनाता है, पूर्णिया नहीं बनाता है। इस तरीके से 7 जिले आपको इसके साथ आपको क्षेत्र बनाते हैं, तो पूर्णिया यहाँ पर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन
जो है BSTPS, ये आपको पटना जिला में आता है, यानी आपको पटना जिला में आता है बाढ़ सुपर पावर थर्मल स्टेशन, और ये पटना जिला में बाढ़ में स्थित है। और ये बाढ़ कहां, पटना कहां है, बिहार में आता है, ठीक। यानी बिहार के सुपर पावर थर्मल स्टेशन है ये बाढ़। आपको बिहार में एक आपको आता है भागलपुर में कहलगांव आता है, बिहार के भागलपुर में कहलगांव भी आता है थर्मल पावर स्टेशन, मैं तो देखा भी हूं उसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये सोनपुर मेला में किया गया था, यानी सोनपुर में किया गया था। सोनपुर जो मेला लगता है विश्व का सबसे बड़ा मेला है, यहीं पर आपको बिहार प्रोविंशियल यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी शाहजानंद द्वारा किया गया था 1929 में। स्वामी शाहजानंद ने 1929 में देखिएगा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन करते हैं, कहां पर? सोनपुर में यह गठन किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो बिहार एक अलग राज्य बना किस अधिनियम के तहत, आप देखिएगा ये आपको बताना है। चलिए जो ऑप्शन है उसके अनुसार बताइए। तो बिहार एक अलग राज्य बना, यानी आप देखिएगा 1 अप्रैल को 1936 में देखिएगा उड़ीसा अलग हो जाता है। और उड़ीसा को अलग किस के लिए किया जाता है? 1935 के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। और इसी के समय देखिएगा बिहार एक अलग राज्य बनता है, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि उड़ीसा अलग कर दिया गया था। देखो बिहार को अलग 1912 में किया जाता है, 1912 22 मार्च 1912 में बंगाल से अलग किया जाता है। फिर बिहार से 1936 में देखिएगा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर दिया जाता है झारखंड को। तो बिहार का बंटवारा आपको देखिए 2-3 बार हुआ है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, बिहार में कृषि भूमि के जोतों के औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो औसतन आकार यानी कृषि भूमि जोत जो है कितना उपस्थित है? तो बिहार में देखिएगा भले कृषि किया जाता है, लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि बिहार में जो किसान है उनके पास बहुत कम आपको क्षेत्र का किसान क्षेत्र पाया जाता है। यानी जो किसानी के क्षेत्र में देखा जाए, जोतों के क्षेत्र में देखा जाए, तो सबसे कम आता है केरल का। सबसे कम जोत कहां पर है? केरल में है। सबसे अधिक यूपी में देखने को मिलता है। सबसे कम जोत हो जाएगा केरल में। केरल के बाद बिहार का स्थान आता है, यानी नीचे से दूसरे स्थान पर बिहार आता है, यानी न्यूनतम से द्वितीय स्थिति में बिहार आता है जोतों की संख्या से। जोतों की संख्या का मतलब कि किसान के पास कितना जमीन उपलब्ध है उसके हिसाब से बिहार दूसरे स्थान पर आता है, नीचे से पहले स्थान पर केरल आता है। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्य पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? यानी आप देख सकते हो कि भारत के किस राज्य में सबसे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय जो है ये बिहार का है, और गोवा का सबसे अधिक है, बिहार का सबसे कम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। बिहार का सबसे कम आपको प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय है बिहार में, इसीलिए बिहार को गरीब नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में आकर मिलती है? देखिए बिहार में देखा जाए तो बिहार में गंगा जो है बीच बीच ऐसे आपको पार होती है। तो बिहार से आपको देखिएगा आपको दक्षिण से भी बहुत सी नदी आकर गंगा में मिलती है, और उत्तर से भी बहुत सी नदी आकर गंगा में मिलती है। तो दक्षिण से जाकर नदी गंगा में मिलने वाली नदी है एक पुनपुन नदी, जो कि फतुहा के पास जाकर मिलती है। कहां पर? फतुहा के पास अपना जाकर गंगा में मिल जाती है। वैसे सोन नदी जो है पटना के समीप आपको जाकर आपको गंगा में मिलती है। तो आपको पटना जो स्थित है सोन और गंगा के नदी के संगम पर स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुनपुन हो जाएगा। बगल में पुनपुन आपको रेलवे स्टेशन भी पड़ता है पटना से। क्वेश्चन नंबर 85, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित है। देखिए कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण जो किया है बिहार के लिए, बिहार टोटल बिहार की अगर बात करें तो वो CWG का है। यानी क्या किया है? CWG ये पूरे बिहार के है। अब आ जाते हैं उत्तर बिहार दक्षिण बिहार। तो उत्तर बिहार में भी क्या है? CWG है, और दक्षिण बिहार में क्या है? AW है। इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार के जलवायु वर्गीकरण से अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु क्या है? CWG है आपको कोपेन के अनुसार। और बिहार के दक्षिण बिहार की जलवायु पूछे तो AW है, और ओवरऑल बिहार की जलवायु पूछे कोपेन के अनुसार तो CWG है। तो ये आपको तीनों क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठा लेना है। तीनों में से कोई क्वेश्चन देगा तो आप लोग लगा लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है? तो देखो मुजफ्फरपुर हुआ, दरभंगा हुआ, चंपारण जिला हुआ, इसमें कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाएगी आपको बताना है। तो मुजफ्फरपुर हुआ, दरभंगा हुआ और चंपारण में हुआ। देखिए भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिहार में भी सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो होता है, देखो जलोढ़ मिट्टी जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक आपको खादर होता है, एक आपको बांगर होता है। बांगर, खादर को क्या कहा जाता है? नवीन, नया कहा जाता है, नया जलोढ़ मिट्टी। और बांगर को क्या कहा जाता है? ओल्ड कहा जाता है, पुराना जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपको कौन सी मिट्टी मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में, तो यहाँ पर ज्यादा बाढ़ आता है। यहाँ पर देखिएगा नदी भी ज्यादा देखने को मिलता है, और नदी के समीप भी आपको क्षेत्र देखने को मिलता है, उत्तरी बिहार में पड़ता है। और उत्तरी बिहार किसके लिए फेमस है? नवीन जलोढ़ मिट्टी के लिए। दक्षिण बिहार जैसे अपना दक्षिणी बिहार जो फेमस है वो आपको कह सकते हो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो सकता है, लेकिन उत्तरी बिहार तो है आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी के लिए फेमस है, क्योंकि नदी के किनारे ये होता है, इसलिए नवीन जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे अधिक जूट उत्पादन, देखो बिहार पूरे भारत में दूसरे रैंक पर आता है और पूरे विश्व में अगर पूछे सबसे अधिक जूट उत्पादन कौन करता है तो बांग्लादेश को ओवरटेक कर गया है भारत। भारत पहले स्थान पर आ गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जूट के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर आ चुका है। और आप देखिएगा क्योंकि प्रतिस्पर्धा दो दिया करता था, बांग्लादेश किया करता था, और भारत में पूछे सबसे पहले स्थान पर क्या आ गया है? सबसे पहले स्थान पर आ गया है वेस्ट बंगाल। आगे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल आ चुका है। और पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर कौन आता है? बिहार आता है। और बिहार में सबसे अधिक कहां होता है? आपको पूर्णिया में देखने को जूट मिलता है। पूर्णिया वाला में देखिएगा पानी ज्यादा लगता है, आपको खरीफ के अंतर्गत ये आता है, पानी इसको जरूरत होता है, और ये देखिएगा इसका उत्पादन भी ज्यादा होता है, तो ये याद रखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर, तो त्रिवेणी नहर जो है आपको किस आपको नदी पर है? त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में पड़ेगा और ये गंडक नदी पर है। नेपाल, यूपी और आप देखिएगा कि आपको बिहार का आपको संयुक्त परियोजना आता है त्रिवेणी नहर का, इसका आंसर हो जाएगा। गंडक नदी अपना आता है पटना के समीप आकर आपको गंगा जी में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको देख लेते हैं 49। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष के स्थान कहां है? यानी महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति कहां हुआ था? मोक्ष मतलब अंतिम प्राप्ति कहां हुआ था? अंतिम देहांत इनका कहां हुआ था? मोक्ष हुआ था, एक मिनट सॉरी, हाँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुआ करते थे? 24वें तीर्थंकर हुआ था थे महावीर स्वामी। इनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है। इनका मृत्यु होता है पावापुरी में, तो पावापुरी में ही इनको मोक्ष की प्राप्ति होता है, यानी कि इनका महामोक्ष जो है मोक्ष आपको हो गए, ये आपको पावापुरी में देखने को मिलता है। पावापुरी आपको पड़ता है यहीं पर, आपको नालंदा बिहार में आपको पड़ता है पावापुरी। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सी हो जाएगा। पावापुरी में इनका देहांत हुआ था। पावापुरी में जल मंदिर भी है, फेमस है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर के पठार जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपसे क्वेश्चन पूछा था कैमूर के पठार, आज के फुल मॉक टेस्ट में आप देखिएगा क्वेश्चन पूछा था कि कैमूर का पठार किसका अग्रभाग है या रोहतास का पठार किसका अग्रभाग है? तो ये आपको पड़ता है विंध्यन पठार का, विंध्यन पठार का अग्रभाग है। और इसमें कहां ज्यादातर देखने को मिलता है? पैराइट्स देखने को मिलता है, चूना पत्थर देखने को मिलता है, ये सभी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो चूना पत्थर जो हो जाएगा ये आपको कैमूर के पठारी में ज्यादा देखने को मिलता है, ये याद रखिए। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? बी, आपको बी हो जाएगा। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था और इसका क्या नाम है? तो स्वामी शाहजानंद किसान नेता हुआ करते थे और एक पत्रिका निकाला करते थे जिनका नाम है हुंकार। तो हुंकार नामक पत्रिका को निकाला करते थे किसान नेता स्वामी शाहजानंद निकाले करते थे। क्वेश्चन नंबर 1952 देख लीजिए। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन बनाए गए थे? तो 1934 में बनी थी आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी। जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बना है उसका सचिव पूछ रहा है कौन बनाए गए थे? लगाइए थोड़ा, ये बनाए गए थे जयप्रकाश नारायण। सोशलिस्ट नेता थे, समाजवादी नेता थे, बिहार से आपको आते थे और बहुत बड़े नेता हो जाएंगे इस समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 जो है अपना सासाराम से आता है, यानी अपना देखोगे यूपी से आता है, यूपी से आता है, बनारस होते हुए आता है, चंदौली होते हुए आता है, और फिर देखिएगा आपको यहां पर आता है, यानी कैमूर होते हुए अपना कहां जाता है? रोहतास में आता है। रोहतास होते हुए कहां से? डेहरी होते हुए, औरंगाबाद होते हुए आगे झारखंड की तरफ निकल जाता है। ठीक, तो नेशनल हाईवे जो है लगभग 202 किलोमीटर की लंबाई इसका पड़ता है आपको देखिएगा। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या? NH2। तो NH2 पर कौन से स्थित नहीं है? तो औरंगाबाद है, सासाराम है, मोहनिया स्थित है, पटना नहीं स्थित है, पटना नहीं है। नेशनल हाईवे NH2 को कहा जाता है शेर सूरीबा, जो कि शेर सूरी ने बनवाया था। इसे ही ग्रांड ट्रक रोड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों जिला स्थित है, ये पटना जिला नहीं इस पर स्थित है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन हो जाएंगे? तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो पटना से भी संपादन हुआ करता था, बिहारी का संपादन किया करते थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन किया करते थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो है पश्चिमी चंपारण में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मुरली भरवा गांव। मुरली भरवा गांव के निवासी थे, यही आपको हो जाएंगे राजकुमार शुक्ल, जो कि महात्मा गांधी को लाते हैं नील कितन कठिया व्यवस्था के विरुद्ध में बोलने के लिए, यानी उनमें साथ चाहने के लिए। महात्मा गांधी आते भी है 1917 में, अब देखिएगा चंपारण सत्याग्रह करते हैं, तो ये हो जाएंगे मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल जो होते हैं ये निवासी माने जाते हैं। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 56। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि वो गवर्नर पद से त्यागपत्र दे देंगे। कुछ मतभेद होने के कारण अंग्रेज जो है ये बात नहीं मानते थे और अंग्रेज जो है काम में बाधा डालते थे। ये पहला आपको भारतीय होंगे जिनको आपको पद दिया गया था लॉर्ड सिन्हा का, यानी कि एक तरफ से गवर्नर बनाया गया था, नहीं तो अंग्रेज के पास ये पद जाया करता था। ये पहला आपको हो जाएंगे जिनका जन्म, इनका तो जन्म आपको बंगाल प्रोविंस में हुआ था, नहीं बंगाल वाला क्षेत्र में। तो लॉर्ड सिन्हा ने आपको गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। इन्हें आपको 1920 में कहां का आपको गवर्नर बनाया गया था? ये बनाया गया था आपको बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। ये याद रखिएगा, ये आपको पद अंग्रेजों को जाया जाता था, बड़ा पद हुआ करता था, लेकिन आपको एक देखिएगा भारतीयों को मिलता है, उनका नाम है लॉर्ड सिन्हा, और ये दे देते हैं बिहारी उड़ीसा में आपको गवर्नर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। बिहार का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? एक बात मैं बता दूं, कल से आप देखिएगा 9:30 से आप करिएगा 9 बजे से
कल 9 बजे से देखिएगा पीवाई सेशन स्टार्ट है, उसे मत भूलिएगा। पीवाई सेशन में आप देखिएगा कि मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा विथ डिटेल्स के साथ आपको, और आपको देखिएगा उसमें आपको क्वेश्चन भी लगाने को मिलेगा, उसमें सोल्यूशन भी आपको एकदम डिटेल के साथ मिलेगा, और जो जरूरी फैक्ट है उसे ही बताया जाएगा। तो हर डेली में 9 बजे आपको जो है पीवाई सेशन स्टार्ट हो रहा है, और पीवाई सेशन में अगर आप अच्छे से क्वेश्चन कीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है 70+ स्कोर कीजिएगा। जो स्कोर आपका नहीं बढ़ रहा है वो यही कारण है कि आप पीवाई सेशन भी नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, और आपको जो भी क्वेश्चन है उसे अच्छे से रिवीजन भी नहीं कर पा रहे। तो दोनों को ध्यान में रखकर आपको लाया जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि पीवाई सेशन अगर आप लगाते हो, तेरी यादें सीरीज लगाते हैं, तो आप पूरा का पूरा सिलेबस को छानबीन कर देंगे, यानी पूरी तरीके से रिवीजन कर लेंगे। विश्व के सबसे ऊंचा कहे जाने वाला आपको विश्व शांति स्तूप जो है ये जापान के सहयोग से बनाया गया है, और विश्व के सबसे ऊंचा कहे जाने वाला स्तूप जो है इसकी आपकी लंबाई भी कभी कभी पूछ देता है। ये लंबाई कितना है, आपको विश्व शांति स्तूप की लंबाई कितना है, चलिए बताइए सभी लोग। विश्व शांति स्तूप की लंबाई 120 फीट पड़ता है, कम से कम कितना पड़ता है, 120 फीट, लगभग आपको 120 फीट पड़ता है। इसे मीटर में आप निकाल लीजिएगा, 120 फीट पड़ता है, और ये जापान के सहयोग से बनाया गया है। ये कहां पर पड़ता है, आपको राजगीर में पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा विश्व शांति स्तूप कहां पर स्थित है, राजगीर में स्थित है। किसके सहयोग से बनाया गया है, आपको जापान के सहयोग से बनाया गया, और कितना आपको ऊंचाई इसका पड़ता है, 120 फीट ऊंचाई इसका पड़ता है। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये जापानी द्वारा 1969 में शुरुआत किया गया था बनाने के लिए, यानी 1969 में इसे बनाया गया है, इसे भी याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, नौ नालंदा महाविहार। नौ नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार आप जानते हो नालंदा महाविश्वविद्यालय है, बिहार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। और नौ नालंदा महाविहार किसके लिए अब विख्यात है, यहाँ पर क्या होता है, तो पाली अनुसंधान संस्थान होता है। ये पिछली बार भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में आपको पूछा हुआ था, और पिछली बार भी ये क्वेश्चन मैं आपको कराया हुआ था। ठीक, इस बार भी मैं करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी देखिएगा कि यहाँ पर मोदी जी भी गए थे। तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए देखिएगा नौ नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है। अब तो और भी पढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो ये याद रखिए। और यहाँ पर याद रखिए ये किसके द्वारा बनाया गया है, कुमारगुप्त द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था, कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया है, और इसे फिर से जीर्णोद्धार कराया गया, कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया है, और इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसे कब विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इसे 2016 में शामिल किया गया। कब किया गया है, 2016 में। बिहार के 2 ही स्थल है जो कि विश्व विरासत स्थल में शामिल है। 2002 में शामिल किया गया बोधि मंदिर को, जो बोध गया में स्थित है, और यहाँ पर आपको 2016 में इसे शामिल किया गया था, नालंदा महाविहार को। इसे याद रखिए। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 59, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना जो है सिंचाई वाला, वो कौन से है, तो बिहार हुआ या उत्तर प्रदेश हुआ, दोनों का संयुक्त आपको जो देखिएगा सिंचाई परियोजना देखने को मिलता है। ये कौन से संयुक्त सिंचाई परियोजना देखने को मिलता है, चलिए संयुक्त सिंचाई परियोजना माने दोनों आपको जो राज्य और एक देश में होता है, नेपाल आपको हो जाता है, यहाँ पर नेपाल आपको मिल जाता है। तीनों आपको मिलाकर देखिएगा एक आपको देखने को मिलता है गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी परियोजना जो है गंडक नदी पर देखने को मिलता है, और ये पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखिएगा आपको तीनों यानी नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। खासकर भारत सरकार नेपाल के बीच में इसके लिए संधि हुआ था। ठीक, हाँ चलिए ये आपको संयुक्त परियोजना हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। ये तो आपको क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया। ये देखिए आपको भारत जो है तीसरा राज्य है, आपको कौन से अनुसार में, जनसंख्या के अनुसार में, यानी पॉपुलेशन के अनुसार में। पहला कौन हो जाएगा, पहला पे यूपी हो जाएगा। दूसरा पर कौन सा हो जाएगा, दूसरा पर महाराष्ट्र हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र होगा। तीसरा पर कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, तो भारत जनसंख्या के अनुसार तीसरा राज्य और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो आप देखिएगा, तो भारत, आप देखिए भारत में कौन सा राज्य है, बिहार है। ये बिहार आपको तीसरा राज्य हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, और बिहार जो है इसका क्षेत्रफल पूरे भारत में 2.86% पड़ता है। इसका रैंक अगर पूछा जाए तो ये पूरे भारत में 12वें रैंक पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से आपको तीसरे रैंक पर आता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहले रैंक पर आता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है 1106 किलोमीटर प्रति स्क्वायर में लोग रहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो ये जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पर आता है। 61, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थी। तो प्रभावती देवी जो है ये किसकी थी, जयप्रकाश नारायण की आपको पत्नी हुआ करती है, और ये आपको किस स्वतंत्रता सेनानी हुआ करती है, ये पटना क्षेत्र के। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, बी हो जाएगा, पटना क्षेत्र के। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से कब त्याग पत्र दे दिया था। तो बलदेव सहाय जो है ये आपको महाधिवक्ता पत्र, जैसे आप देखिएगा कि 1942 के समय में देखिएगा बहुत बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार किया जाता है, और अंग्रेज जो है मनमानी अपना कानून चलाते हैं, उस कारण से ये महाधिवक्ता जो बनाए गए थे, बलदेव सहाय महाधिवक्ता बने थे। ये सर आपको अंग्रेजों के काल में आप देखिएगा तो ये त्याग पत्र दे देते, कब, 1942 के समय में। 1942 में समय में आप देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरुआत किया जाता है, ये इसी समय हुआ था, तब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ये भी याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1942 में ही हुआ था।
अंग्रेज भारत छोड़ो महात्मा गांधी द्वारा डू एंड डाई का नारा दिया गया था, ये कब हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये ए हो जाएगा। इस समय इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। क्वेश्चन 63, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ओपियम उत्पादन के लिए। अफीम का खेती किया जाता था, आपको देखिएगा कि कहां पर किया जाता था, तो बिहार वाला क्षेत्र में। तो अंग्रेजी शासनकाल में बिहार एक फेमस था, आपको किसके लिए, सोरा और अफीम के लिए। सोरा जो हुआ करता था वो आपको बारूद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और सोरा आप देखिएगा अफीम, दोनों के लिए फेमस कौन हुआ करता था, बिहार हुआ करता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, अभी कौन सा है, अभी अब किस लिए फेमस है, अभी मखाना के लिए फेमस है। यानी अभी किसके लिए है, मखाना के लिए, क्योंकि मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है बिहार में। कहां बनाया जा रहा है, मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। मखाना का अधिक उत्पादन कहां होता है, बिहार में ही होता है। और आपको देखिएगा मुजफ्फरपुर की लीची भी सबसे अधिक उत्पादन बिहार में ही होता है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो बिहार प्रसिद्ध था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? मुंडा क्रांति के नेता होंगे, इनका आपको देहांत भी उसी समय जेल में रहते हुए हो जाता है। सो मुंडा क्रांति के नेता जो हुआ करते थे, यानी कि मुंडा आंदोलन जो होता था छोटा नागपुर वाला पठार क्षेत्र में देखने को मिलता है। और मुंडा जो क्रांति की शुरुआत होता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, बिरसा मुंडा द्वारा किया जाता है। बिरसा मुंडा को कहा जाता था धरती आबा। धरती आबा कहा जाता था, इन्हें क्या कहा जाता था, सॉरी, इन्हें कहा जाता था धरती आबा। धरती आबा भी कहा जाता था। और इनका आपको जून 1900 में ही इनका जेल में ही देहांत हो जाता है, इसे भी याद रखिएगा। 9 जून 1900 के समय था। और ये हो जाएंगे आपको बिरसा मुंडा हो जाएंगे, मुंडा क्रांति के नेतृत्व करता हो जाएंगे। इन्हें भगवान मुंडा भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक अब आपको और आंदोलन देखने को मिलेगा 1855। 1857 के पहले देखिए, 1857 के पहले देखिएगा एक आंदोलन की शुरुआत किया जाता है। ये भी बिहार, उस समय झारखंड अपने बिहार में ही हुआ करता था ना, ये आपको देखिएगा 2000 से पहले बिहार में ही हुआ करता था, इसलिए क्वेश्चन बनता है। तो 1855 में एक आंदोलन हुआ करता था, ये देखिएगा, इसका नाम है संथाल आंदोलन। तो संथाल का जो है सिद्धू कानू जो हुआ करते थे, इसके आपको नेता हुआ करते थे। संथाल आंदोलन ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, यानी अंग्रेज कमांडर को हरा दिया जाता है सिद्धू कानू द्वारा। ये मेजर क्या हो जाएगा, बारो हो जाएंगे, मेजर बारो को हराया जाता है। मेजर बारो हो जाएगा, बासो नहीं हो जाएगा, मेजर बारो को हराया जाता है इनके द्वारा। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। ये भी छोटा नागपुर वाला यानी रांची के क्षेत्र में आपको आंदोलन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियां बिहार के उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा आपको नदी द्वारा भी बनाया जाता है। खासकर नदी का सीमा आपको ज्यादा देखने को मिलता है बिहार उत्तर प्रदेश में। और बिहार के उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा नदी सीमा बनता है, ये आपको बताना है। तो बिहार उत्तर प्रदेश के आपको कर्मनासा सीमा बनता है। एक तो कर्मनासा पड़ेगा, यूपी से आओगे बिहार की तरफ, सासाराम की तरफ, तो कर्मनासा पड़ेगा। एक गंडक सीमा बनाता है, आप देखिएगा आपको पश्चिमी चंपारण होते हुए ऐसे आपको जब आता है तो ये भी बनाता है। एक घाघरा नदी सीमा बनाता है। ये तीनों का तीनों जो सीमा बनता है, ये आपको देखिएगा कि बनता है आपको बिहार में। और तीनों का तीनों ट्रिब्यूटरी जो है, यानी कि तीनों के तीनों गंगा में भी मिल जाती है नदियां। तो ये याद रखिएगा, बिहार यूपी के बीच में सीमा बनाता है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था, जो कि 1857 की क्रांति के नेता हुआ करते हैं, इनका देहांत आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कब हुआ था। चलिए बताइए। 26 अप्रैल 1858। कैप्टन ले ग्रेड के आपको, कैप्टन ले ग्रेड यानी ले ग्रेड आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो डिप पूछेगा तो यही पूछेगा। कैप्टन ले ग्रेड के आपको देखिएगा, आपको इनके खिलाफ आपको लड़ते हुए इनका मृत्यु हुआ था। यानी आपको कब हुआ था, आपको ये हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 में कैप्टन ले ग्रेड के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे। और ये कहां से थे, आपको आरा के जगदीशपुर से हुआ करते हैं। 1857 की क्रांति में एक और क्रांतिकारी का नाम आता है, जिनका नाम है पीर अली। वो पटना से लड़ाई लड़ते हैं, उनको तो शुरू में ही फांसी पर लटका दिया जाता है। ये जगीदार हुआ करते थे और ये अपना लंबा लड़ाई लड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 68 देखते हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, देखो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो स्थापना हुआ था, इसे कहा जाता है HSRA। तो HSRA से पहले क्या हुआ करता था, आपको ये हुआ था, आपको HRA हुआ करता था। HRA सोशलिस्ट इसमें नहीं हुआ करता था। और HRA जो हुआ करता था 1924-25 में इसकी स्थापना किया गया था। 1928 में इसे कर दिया जाता है HSRA। और HSRA जो कर दिया जाता है, इसमें जो बिहार तरफ से आपको जो भाग लिए थे, इनका क्या नाम हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इनका नाम हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष। बिहार तरफ से जो ये बैठक में भाग लिए थे, इनका नाम हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष होता था। इसके आंसर क्या हो जाएगा पर आपका, ये हो जाएगा। इन्हीं लोगों पर मुकदमा चलाया गया था जब इनका मुखबिर यानी इन्हीं के जो साथी पलट जाते हैं, तो इन्हीं लोगों पर जो ट्रेन का डकैती हुआ था,
था जो उसके खिलाफ में मुकदमा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? बिहार में दो जगह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, एक 1912 में हुआ था और एक आपको 1922 में होता है। तो बिहार में दो जगह कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1912 में जो होता है पटना या पाटलिपुत्र आप कह सकते हो या बांकेपुर कह सकते हो, बांकेपुर आपको स्थान हुआ करता है, अब पटना में ही हो चुका है, ये पटना कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अधिवेशन हुआ था, माधुलकर द्वारा आपको अध्यक्षता किया गया था, यानी के एन माधुलकर जो थे वो आपको अध्यक्षता किए थे। और आपको जो 1922 का हुआ था ये गया में हुआ था, गया जी अब इसका नाम रखा गया है, यानी गया जी में हुआ था। और गया जी में देखिएगा ये आपको किसके द्वारा किया गया था, ये हो जाएगा आपको माया जी नहीं हो जाएगा, यहाँ पर गया जी हो जाएगा, गया जी हो जाएगा। और गया जी में अधिवेशन जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? आपसे क्वेश्चन पूछता है 1922 के गया जी में जो अधिवेशन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो जो अब माधुलकर ने आपको 1912 में किया था, देखिए अभी दिमाग में था, तुरंत दिमाग से निकल गया, यही होता है। स्वराज पार्टी के गठन किया गया था मोतीलाल चित्तरंजन दास, तो चित्तरंजन दास द्वारा आपको देखिएगा अध्यक्षता किया गया था 1922 में। तो चित्तरंजन दास गया में अधिवेशन की अध्यक्षता करते, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर अब देखिएगा स्वराज पार्टी का भी गठन किए थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 70, बिहार महान धार्मिक केंद्रस्थ है, यानी बिहार में धार्मिक केंद्र था, सिखों के लिए है 10वें गुरु पटना के पाटलिपुत्र, जैनों के लिए है आपको जन्म भी आपको कुंडलग्राम में हुआ था, मृत्यु भी पावापुरी में हुआ था 24वें तीर्थंकर का, और बौद्ध धर्मावलंबी के लिए भी है, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी बिहार में काफी देखने को मिलता है। और बोध गया में ही आपको महान भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति भी होता है, यानी सभी धर्मों के लिए बिहार फेमस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा जो है इसमें आपको देखिएगा टोटल जो है 243 सीट है, और इसमें एससी के लिए जो सीट है वो 38 है, और इसमें आपको एसटी के लिए जो सीट रिजर्व है वो 2 सीट रिजर्व है। तो बिहार विधानसभा की टोटल सीट क्या है? आपको 243। विधान परिषद का सीट है आपको 75। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, और लोकसभा के भी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देख लेते हैं 72, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था ये आपको, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सोनपुर में हुआ था, और ये देखिएगा आपको स्वामी साजानंद द्वारा किया गया था। और स्वामी साजानंद के द्वारा ये कब किया गया था? ये किया गया था बताइए। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1929। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया। देखिए कृषक वर्ग जो हुआ करते थे ये 3 श्रेणी में हुआ करते थे। तो ब्रिटिश राज में देखिएगा कृषक वर्ग को 3 श्रेणी में रखा करता था, और तीनों श्रेणी में आप देखिएगा कि कौन कौन आता था, यानी कि बिहार का भी आप देखिएगा 3 श्रेणी में आपको नाम आता है। तो तीनों श्रेणी में बिहार का कौन सा नाम आता है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछता क्या है, ठीक। बिहार भी 3 श्रेणी में रखा गया था, 5 श्रेणी में कोई श्रेणी नहीं होता था, 3 श्रेणी होता था। एक भूमि मालिक किसान हुआ करता था, जो भूमि का मालिक हुआ करता था, जो किसान ही होता, अधिकारवादी किसान होता था, जो कि आपको किसान जिनके पास भूमि अधिकार में था, और एक भूमिहीन किसान हुआ करता था जो दूसरे भूमि का कृषि किया करता था। 3 प्रकार के त्रिमुखी वर्गीकरण था। एक तो जो किसान हुआ करता था, देखो 3 प्रकार के किसान थे यहाँ पर, किसान जो हुआ करते थे 3 प्रकार के हुआ करते थे। ये किसान आपको जो हुआ 3 प्रकार का, 3 प्रकार में एक प्रकार का जो किसान था जो मालिक हुआ करता था, यानी खुद का भूमि होता था, खुद कृषि करता था। एक प्रकार का जो आपको किसान था उसको भूमि का अधिकार था, यानी पट्टे पर भूमि दिया हुआ था, भूमि का अधिकार था। और तीसरे प्रकार का जो किसान हुआ था वो भूमिहीन किसान हुआ करता था। वो आपको देखिएगा किसी का भूमि आपको दिया गया है, उसको नौकर के तौर पर एक तरफ रखा गया है, उस तरीके से आपको कृषि कराया जाता था। तो 3 प्रकार का आपको त्रिमुखी वर्गीकरण देखने को मिलता है, भारत में भी और बिहार में भी देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो बिहार के भौतिक विभाग आप देखिएगा अभी के डेट में बिहार के भौतिक विभाग में आप क्या नहीं सम्मिलित करेंगे? तो ये हो गया गंगा के मैदान, उत्तरी गंगा के मैदान, दक्षिणी गंगा के मैदान, पूर्वी गंगा के मैदान। लेकिन आप देखिएगा ये छोटा नागपुर पठार बिहार में अब नहीं है। छोटा नागपुर पठार अब ये वाला क्षेत्र में चला गया है, यानी झारखंड क्षेत्र में चला गया है। तो झारखंड क्षेत्र में चला गया है तो ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर ए हो जाएगा। बाकी आप देखिएगा उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, पूर्वी गंगा का मैदान, ये सभी बिहार में ही सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? यानी उत्तर से आने वाली नदी का नाम पूछ रहा है, यानी बिहार में कौन सी नदियां है जो गंगा में आकर वो उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां है, ये बताइए।
चलिए बताइए इसमें से कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये नदी हो जाएगा आपका उत्तर से आकर मिलने वाली नदी हो जाएगा, ये हो जाएगा गंडक नदी, कमला नदी, बागमती नदी, कोसी नदी, ये देखिएगा घघरा नदी, ये सभी के सभी उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है। बूढ़ी गंडक, गंडक, ये सभी के सभी उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है। तो ये देखिए याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। कोसी नदी भी उत्तर से आकर ही मिलती है। किस देश के सीमा बिहार राज्य के साथ जुड़ती है? तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है, जो कि 1751 किलोमीटर की सीमा बनाती है, 1751 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और बिहार यूपी से भी सीमा बनाता है, नेपाल यूपी के साथ भी, उत्तराखंड के साथ भी आपको नेपाल सीमा बनाता है, सिक्किम के साथ भी नेपाल अपना सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल का भी कुछ क्षेत्र नेपाल के साथ लगता है। तो नेपाल के साथ सीमा 1751 किलोमीटर का लगता है, और ये बिहार का जो सीमा है ये आपको नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है। क्वेश्चन नंबर 77, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां पर, तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया कहां पर? जहां पर महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सो महात्मा बुद्ध को 6 साल की आपको कठिन तपस्या के बाद ये 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग करते हैं, 36 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, इसलिए बिहार का जो राजकीय वृक्ष है उसे पीपल घोषित किया गया है। और गौतम बुद्ध को यहाँ पर क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसलिए महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया गया है। महाबोधि मंदिर को 2002 में ही देखिएगा विश्व के विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, 2002 में ही विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। चलिए आगे चलते हैं। महावीर स्वामी ने आपको गौतम बुद्ध ने देखिएगा सबसे पहला उपदेश दिया आपको, दिया था आपको कहां पर? सारनाथ में दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन कराते कराते जब मान लीजिए महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं तो महावीर निकल जाए, महावीर बोल रहे हैं तो महात्मा बुद्ध, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा आपको टंग मिस्टेक हो सकता है, टंग इधर से उधर यानी जीभ इधर से उधर फिसल सकता है, तो आप लोग इसे मैनेज किया कीजिए। और फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग कल 9 बजे से तैयार रहिएगा, सभी का सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर वाला होगा उसे कराया जाएगा और बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी कराया जाएगा। चलिए, मुंडाओं का विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में हुआ था, छोटा नागपुर वाला प्रदेश में हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, जिसे धरती अब्बा भी कहा जाता है। 78 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए थे? तो 7 दिसंबर 1942 को ये भी आपको देखिएगा भागे थे कहां से? जयप्रकाश नारायण के साथ ये भी भागते हैं, लेकिन बीचे में पकड़े जाते हैं। तो बीचे में आपको पकड़े जाते हैं तो ये देखिएगा इनको क्या किया जाता है? चलिए बताइए। तो 7 दिसंबर देखिए इनको भागते हैं जब, तो सबसे पहले इन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि ये हजारीबाग जेल से भी भागे थे, उन्हीं के साथ भागे थे, यानी जयप्रकाश नारायण के साथ ही ये भी भागे थे, ठीक 1942 में। तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कहां पर? मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 7 दिसंबर 1942 को कहां लाया जाता है? पटना में लाया जाता है। और फिर पटना में सजा सुनाकर कहां भेज दिया जाता है? इनको आरा वाला क्षेत्र में भेज दिया जाता है, यानी बक्सर क्षेत्र में भेज दिया जाता है। आरा नहीं, यहाँ पर बक्सर लिख लेना, बक्सर वाला जेल में भेज दिया जाता है। तो बक्सर के जेल में भेज दिया जाता है इनको, कब भैया? तो आपको 7 दिसंबर को जब 1942 में इन्हें लाया जाता है पटना में इनको सजा सुनाया जाता है और फिर बक्सर के जेल में भेज दिया जाता है। ये भी भागे थे आपको जयप्रकाश नारायण के साथ, देखिएगा कि हजारीबाग जेल से, लेकिन मुजफ्फरपुर से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 दिसंबर 1942 को इनको पटना में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? तो इसमें से बताना है कौन से अखबार है जो इसका प्रकाशन पटना से होता है। चलिए बताइए इसमें से क्वेश्चन आपको। देखिए पटना से प्रकाशन आपको 1931 में हुआ था, बीच में फिर बंद हो गया था, फिर 1943 में से शुरुआत भी हो जाता है। तो 1931 में पटना में प्रकाशन हुआ करता था, किसका? इंडियन नेशन का हुआ करता था। किसका? इंडियन नेशन का प्रकाशन हुआ करता था पटना से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 81, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो झारखंड बनने के बाद बिहार में देखिएगा टोटल जिलों की संख्या कितना लग गया? 37, क्योंकि झारखंड जो विभाजन हुआ था ये हुआ था 15 नवंबर को, और आपको 15 नवंबर कब हुआ था? आपको 2000 को हुआ था। और झारखंड का जब विभाजन होता है तो उसमें आप देखिएगा बिहार में 37 जिला रह जाते हैं, और तीसरा जो जिला है ये आपको 2001 में बनता है, बिहार में 2001 में बनता है, जिसका नाम है अरवल जिला, छोटा जिला है अरवल जिला। ये देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप, देखिए मैंने बताया था ना आपसे कि जापानी ने आपको विश्व शांति स्तूप की स्थापना किया था, और विश्व शांति स्तूप जो है ये कहां पर पड़ता है? सबसे ऊंचा स्तूप पड़ता है, और ये कहां पड़ता है? आपको राजगीर में, 120 फीट करीब लंबाई इसका पड़ता है, और इस राजगीर में पड़ता है। इसे याद रखिए, इसे रोपवे के द्वारा, राजगीर में रोपवे भी है, यहाँ पर जाने के लिए रोपवे जो होता है ना चलता है आपको ऊपर, उसे वो भी है। सारण सिंचाई नहर निकाली जाती है, तो सारण में सिंचाई जो नहर, सारण किसे कहा जाता है? छपरा को नाम है, छपरा इसका मुख्यालय होता है सारण का। तो सारण सिंचाई नहर कहां से निकाली जाती है आपको बताना है। सारण सिंचाई नहर जो है कहां से निकाली जाती है बताइए? ये निकाली जाती है घघरा नदी से, सॉरी गंडक नदी से, सॉरी ये कहां से निकाली जाती है? गंडक से निकाली जाती है। सारण सिंचाई नहर कहां से निकाली जाती है? गंडक नदी से निकाली जाती है। इंद्रपुरी बैराज आपको देखने को मिलता है सोन नदी पर, डिहरी के समीप में।
बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां देखने को मिलता है? बरौनी में देखने को मिलता है। और बिहार में तेल शोधक कारखाना की स्थापना जो होता है 1964 में किसके सहयोग से होता है? यूएसएसआर के सहयोग से। तो यूएसएसआर के सहयोग से रिफाइनरी है, यानी तेल शोधक कारखाना है बिहार में, और ये रिफाइनरी तेल शोधक रिफाइनरी है जिसके आपको यूएसएसआर के सहयोग से बरौनी में देखने को मिलता है। बरौनी जो है बेगूसराय जिला में पड़ता है, इसे भी याद रखिएगा। चलो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक भी कर दीजिए। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बन गया है, ये आपको बताना है। तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग होता है, और पुराना बिहार से आप देखिएगा लगभग 45.86% आपको जो क्षेत्र है ये अलग ले लेता है, और ये आपको अलग लेकर बिहार आपको देखिएगा अलग आपको झारखंड राज्य बनता है, यानी 38वां आपको 28वां राज्य बनता है। 28वां राज्य झारखंड बना था 2 जून 2014 को। 29वां राज्य जो बना था 2 जून 2014 को 29वां आपको राज्य जो बना था वो बना था आपको तेलंगाना बनता है 2 जून 2014 को 29वां राज्य। 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को बनता है, आपको 45.86% आपको प्रतिशत लेकर बिहार से अलग हो जाता है झारखंड। बिहार की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? बिहार की प्रमुख नकदी फसल में यानी जब मार्केट में बेचने जाओगे तो नगद पैसा मिलेगा आपको, तो बिहार के प्रमुख नकदी फसल कौन सी हो? ये गन्ना हो जाएगा। और गन्ना पूछो बताओ सबसे अधिक कहां उत्पादन होता है? चलिए बताओ तो गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं। चलो बताओ गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन किस जिला में? क्योंकि पिछली बार मैं 2 बार से आपको बता रहा हूं कि गन्ना का उत्पादन कहां हो रहा है, पिछला 2 बार से बिहार स्पेशल में करा रहा हूं। चलो सब लोग बताओ कि गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन किस जिला में होता है? गन्ना माने ईख होता है। बिहार भारत में सबसे अधिक ईख जो होता है आपको यूपी में होता है। मैं बिहार में पूछ रहा हूं कि गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? शुगर केन का। चलो लिखो जल्दी। बहुत अच्छा। सबसे पहले गुलसिता खान ने लिखा है। तो गुलसिता खान ने सबसे पहले लिखा है कि बिहार में हम पूछ रहे हैं तो सब यूपी लगा रहे हैं, मारेंगे पटक के जनिए ना रहे हो। तो सबसे अच्छा लिखा है प्रजापति एक है लड़का कर वो भी सही लिखा है। ये देखिएगा तो ये क्या होता है आप देखिएगा। रोहित यादव भी सही लिखा है। ये होता है वेस्ट चंपारण यानी पश्चिम चंपारण, यानी क्या होता है कहां पर अब तो होता है पश्चिम चंपारण में। सबसे अधिक जो गन्ना होता है बिहार में पश्चिम चंपारण में और पश्चिम पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में ही देखिएगा सबसे अधिक तेल के आपको जो है ईख के लिए आपको जो है ये मिल जो है वो भी स्थापित किया गया है। इसे भी याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है। पूर्व में बंगाल का दुख कहे जाने वाली, पूर्व में बंगाल का शोक, जैसे बिहार का शोक कहा जाता है किसे? कोसी नदी को। तो पूर्व में बंगाल का शोक किसे कहा जाता था? आपको दामोदर जो है छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदी है। अब इस पर देखिएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 सबसे भारत का पहला नदी घाटी परियोजना है। 1948 में आपको स्टार्ट कर इस पर डैम बनाया गया और जो बाढ़ को नियंत्रित किया गया। लेकिन कोसी को आज भी बिहार का शोक कहा जाता है, उस पर कोई डैम नहीं बनाया गया है। रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है कोसी। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके नेतृत्व में? 1911 में बिहार ओडिशा को नए प्रांत के निर्माण हुआ था। तो बिहार में अलग प्रांत के लिए एक नेतृत्व किए थे और बिहार को क्या किया गया था? उड़ीसा को साथ में लेकर बंगाल से अलग कर दिया गया था। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे। सच्चिदानंद सिन्हा जो हो जाएंगे सबसे विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं, यानी आपको सबसे सीनियर मोस्ट माने जाते थे आपको किसमें? आपको संविधान सभा में। और इस कारण से आप देखिएगा इनको अस्थायी अध्यक्षता दिया जाता है 1 दिन के लिए। उसके बाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्षता दे दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। साथ में आपको बंगाल से अलग करने में जो आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाते सच्चिदानंद सिन्हा। उस समय क्या हुआ करता था कि बंगाल के ही लोग जो है काफी ज्यादा आपको भर्ती हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, और जो भी सरकारी नौकरियां हुआ करता था उस पर सबसे ज्यादा इन्हीं का दबदबा था। बिहार के जो लोग होता थे उनको हीन दृष्टि से देखा किया जाता था, इसलिए इन्होंने बोला कि बिहार को अलग किया जाए। और इसलिए आप देखिएगा 1911-12 में देखिएगा 1911 में दिल्ली दरबार लगता है और 22 मार्च 1912 को कब? तो 22 मार्च 1912 को देखिएगा बिहार को आपको उड़ीसा के साथ अलग कर दिया जाता है बंगाल से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है। तो बिहार का एक अधिकार किसके उत्पादन में है? यानी निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है? तो पायराइट का। और पायराइट के उत्पादन में बिहार जो है रोहतास सबसे फेमस है। रोहतास के मूर जो है यहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है आपको पठारीय क्षेत्र में पायराइट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है? तो जनसंख्या घनत्व, बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और वो है 1106। तो 1106 के हिसाब से बिहार का जो है पहला स्थान है। बिहार का क्या है? पहला स्थान है। लेकिन आपको पूछे कि सबसे अंतिम स्थान किसका है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से? सबसे अंतिम यानी सबसे कम आपको पूछे जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर कम भी लिख लो। सबसे कम किसका है? 17 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। यानी सबसे कम पूछे तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम हो जाएगा किसका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार में पहला स्थान आता है, यानी राज्यों में देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 91। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। चलिए लगाइए क्वेश्चन। बिहार के तराई प्रदेश जो है विस्तृत है, कहां से कहां तक आपको बताना है। तो बिहार के तराई प्रदेश जो कहा जाता है इस क्षेत्र को कहा जाता है तराई प्रदेश। तो भारत नेपाल की सीमा के समानांतर है, ये आपको ये देखिएगा।
शिवालिक पहाड़ी के नीचे आपको पड़ता है। ये आपको ये वाला क्षेत्र जो होता है बिहार के तराई प्रदेश कहा जाता है। यहीं पर आप देखिएगा पश्चिमी चंपारण में एक सोमेश्वर किला पड़ता है। सोमेश्वर की किला जो है बिहार का सबसे ऊंचा चोटी है, यही पश्चिमी चंपारण में ही। तो भारत नेपाल के तराई क्षेत्र जो है भारत नेपाल के समानांतर पड़ता है तराई क्षेत्र, छोटा आपको पट्टी पड़ता है, ये आपको काफी ज्यादा जंगल वहां पर मिलता है। 1830 के दशक में पटना नगर का केंद्र था। तो 1830 के दशक में आप देखिएगा पटना में एक आंदोलन हुआ करता था जिसमें मुस्लिम सुधार आंदोलन और अंग्रेजों का बहिष्कार आंदोलन था। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन कब हुआ करता था? 1830 में हुआ करता था। और बहावी आंदोलन जो हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में हुआ था, यानी सैयद अहमद बरेलवी, इनके नेतृत्व में आपको देखने को मिलता है पटना वाला क्षेत्र में बहावी आंदोलन का यह मुख्य गढ़ होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, बिहार के सुप्रसिद्ध जो है संत जो है सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किससे है? तो सरफुद्दीन मनेरी जो है इनका बिहार के प्रमुख आपको संत हो जाएंगे। इनका संबंध किससे है ये आपको बताना है। सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किससे है? देखिए बिहार के प्रसिद्ध सरफुद्दीन मनेरी जो है इनका मनेर में आपको देखिएगा कि दरगाह मिलता है और ये बिहार में प्रमुख संत माने जाते हैं। तो बिहार में आप देखिएगा तो इनका आपको घूमने वाला भी जगह है। तो आपको देखिएगा ये देखिएगा 13वीं शताब्दी में मनेर यानी कि पटना के आसपास में ही सक्रिय हुए थे। मखदून ये जहां भी इनका नाम होता है और ये फिरदौसी सिलसिले से संबंधित है। ये किस सिलसिले से? फिरदौसी सिलसिले के प्रमुख संत माने जाते हैं। ये देखिएगा मनेर में ही इनका आपको देखिएगा सरफुद्दीन मनेरी का दरगाह मिलता है। लोग काफी ज्यादा यहाँ पर जाते हैं चादर उधर चढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये देखिएगा लगभग 1903-4 में आप देखिएगा एक चीनी मिल बिहार में स्थापित किया जाता है जिसे मढ़ौरा या महरौरा कहा जाता है। इसे मढ़ौरा भी कहा जाता है, मढ़ौरा का चीनी मिल भी कहा जाता है। ये सारण में भी जगह कहां पड़ता है? ये सारण यानी छपरा वाला आपको जिला में आपको पड़ता है। तो महरौरा या मढ़ौरा में देखिएगा 1903-4 में आपको सबसे पहले चीनी मिल स्थापित किया जाता है बिहार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी घाटी 1948 में स्थापित किया गया था। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, इसे याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। क्वेश्चन नंबर 96, मुंगेर के बरहैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर में देखिएगा बरहैया ताल आंदोलन किया गया था। तो मुंगेर में बरहैया ताल आंदोलन क्यों किया गया था? बकासत भूमि को वापस लेने के लिए। और बकासत भूमि को वापस लेने के लिए इसका नेतृत्व किसने किया था? आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुंगेर का बरहैया ताल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1937-38 में देखिएगा ये आपको बकासत भूमि हुआ करता था 37-38 में। इसे वापस लेने के लिए एक प्रकार से कह सकते हो कि जमींदारी वाला भूमि को वापस लेने के लिए इसे आपको आंदोलन किया गया था। तो बकासत भूमि को वापसी मांग के लिए देखिए जमींदारी प्रथा को समाप्त नहीं, जमींदारी लोगों से आपको जमीन लेने के लिए तो समाप्त नहीं, यहाँ पर बकासत भूमि को वापसी लेने की मांग किया गया था 1938 के समय में। और स्वामी आपको देखिएगा सहजानंद सरस्वती जो किसान के नेता होते हैं वही मांग करते हैं। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ करता था? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना आपको 3 से 4 फरवरी को होता है 1916 में। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1916 हो जाएगा। 3 फरवरी 1916 को पटना में आपको पटना उच्च न्यायालय का स्थापना होता है। पटना उच्च न्यायालय भी बिहार का उच्च न्यायालय है और पटना में यह स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर, और आप देखिएगा पटना यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब होता है? 1917 में होता है पटना विश्वविद्यालय का स्थापना, इसे भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। 98, मीर कासिम ने कहां पर बंदूकों और तोपों का कारखाना स्थापित किया था? तो मीर कासिम देखोगे मुर्शिदाबाद से अपना राजधानी बदलता है और वो कहां लेकर आ जाता है? वो लेकर आ जाता है आपको मुंगेर में। और मुंगेर में देखिएगा ये बंदूक की फैक्ट्री लगाता है। इसलिए आप पूछे कि बिहार में आपको सरकारी तौर पर कहां बंदूक की फैक्ट्री मिलेगा? तो अभी भी मुंगेर में मिलेगा। और मुंगेर में बंदूक और तोपों को कारखाना जो स्थापित किया जाता है मीर कासिम द्वारा स्थापित किया जाता है। मुंगेर का आपको देखिएगा कि जो है लिंगानुपात सबसे कम है, ये भी याद रखिएगा। शहरीकरण में अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्थान पर आता है आपको पटना, उसके बाद मुंगेर का स्थान आता है शहरीकरण में। इसे भी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं कि बिहार के उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई क्या है? तो बिहार के उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है यह है 345 किलोमीटर। और बिहार के पूरब से पश्चिम की ओर जो लंबाई है, पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई है वो हो जाएगा 483 किलोमीटर। ठीक, ये भी याद रखिएगा। आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 345 किलोमीटर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन हो जाएंगे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन हो जाएंगे? आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइए इसका आंसर। तो पटना के सबसे पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट हो जाएंगे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड हो जाएंगे, ये पटना के पहला मजिस्ट्रेट हो जाएगा। मजिस्ट्रेट पहले डीएम अभी होते हैं ना, वही मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो पटना जिले के सबसे पहला मजिस्ट्रेट कौन हो जाएंगे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड हो जाएंगे, ये पटना जिले का पहला मजिस्ट्रेट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर आपको 100 का 100 क्वेश्चन खत्म होता है। और एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। कल 9 बजे से हम लोग प्रीवियस ईयर का सेशन में लगेंगे। मात्र आपके पास 30 दिन है, इस 30 दिन को यूटिलाइज कीजिए। अब तो ऑफिशियली तौर पर एग्जाम डेट सीएसबीसी घोषित कर दिया है, अब तो किंतु परंतु करने का कोई जगह नहीं बचा हुआ है आपको। और जैसे ही 500 बिहार स्पेशल होता है, क्योंकि एक वीडियो में और आपको हो जाएगा 500
500 हो जाएगा। इसका पीडीएफ उठाकर आपको तेरी यादें सीरीज में दे दिया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी में आपको पीडीएफ कंपाइल कर दा दिया जाएगा, आंसर के साथ आपको डाल दिया जाएगा, ठीक। और ये 500 क्वेश्चन पर अगर आप लोगों ने अपना एक अधिकार बना लिया, इस 500 क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने अपना रट लिया, समझ लिया, आप समझिए पूरा 7 से 8 क्वेश्चन आपके हाथों में होगा। इस बात को भी भली भांति याद रखिएगा। ऐसे ही कर साइंस का भी आप देखिएगा 3 पार्ट हो चुका है, चौथा और 5वां पार्ट आपका खत्म होगा। उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, विविध, उसका भी 500 क्वेश्चन कर मैं आपको कराऊंगा कि आप आसानी से कर लो। लास्ट में जब एक सप्ताह बचेगा, 10 दिन बचेगा, तो उसमें महामैराथन का भी स्टार्ट किया जाएगा और बहुत बड़े स्तर पर रिवीजन भी किया जाएगा। तो मुझे पूरा आप लोगों से भरोसा है कि आप लोग अंतिम समय में पढ़ाई कीजिए, रात को ज्यादा समय ना व्यतीत कीजिए, मोबाइल पर सो जाया कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन में आप चले जाइएगा। ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। सोना भी एक सबसे बड़ा काला माना जाता है। रात को अगर नींद आ जाए तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो नींद आए तो सबसे बेस्ट है, यानी आप बीमार नहीं हो। नींद नहीं आना एक प्रकार का बीमारी का कारण होता है, तो नींद आ जाए तो बेहतर है। अब पढ़ाई में इतना भी नहीं मगन हो जाना चाहिए कि दिन रात में समझ भी नहीं आना चाहिए। टाइम से सुबह जगो, आराम से पढ़ाई करो और बेस्ट तरीके से पढ़ाई करो। सर हमको आधार कार्ड में बचपन का फोटो है, क्या एग्जाम देने देर? फोटो बदलवा सकते हो, उसमें कोई ज्यादा देर नहीं लगता, फोटो बदल जाता है। या आपको बचपन का फोटो है तो कोई बात नहीं नुनुआ, अपने साथ एक और फोटो लेकर चला जाना, या अपने साथ एक और कोई कार्ड लेकर चला जाना, आपको एग्जाम देने देगा। एग्जाम से बाहर किसको नहीं करेगा। आप मेकअप लगावे में लेट कर देते हैं सर, कल फिर लेट होगा। कैसे? आप तो बिना मेकअप के भी सुंदर लगते हैं। गुलसिता खान, अरे पागल है का जी, हम मेकअप कब लगाने लगे? ये गोबर पोतने का सिलसिला जो है ना, ये प्राचीन काल से चुनहुदड़ो फैक्ट्री में देखिएगा, काजल, लिपस्टिक, पाउडर, ये सब का फैक्ट्री हुआ करता था। नाम ही पता चल जाए, चुनहुदड़ो, ये आपको हुआ करता था सिंधु घाटी में। हम लोग ये नहीं लगाते, हम तो अपने चेहरे पर साबुन भी नहीं लगाते। अब तुम लोग को मजाक लगेगा, नहीं मैं अपने चेहरे पर साबुन भी नहीं लगाता, ठीक ना। अब आपको देखिएगा बाल में भी बहुत लोग क्या करते, फरफराते हैं, जबकि बाल में भी हम कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक ना। कभी कभी आप देखिएगा आपको शैम्पू लगा लिया जाता है, जब काफी ज्यादा कुछ दिन से तेल खूब रखेंगे, खूब तेल रखेंगे, तो कभी कभी क्या होता है, मन होता है कि चलो इसको शैम्पू से धो लेते हैं, तो शैम्पू से यही 2 रुपया के शैम्पू खरीद के लाते हैं, धो लेते हैं, ठीक। ऐसा चीज नहीं है, मेकअप तुम लोग का लगाने के काम है ना। आप देखोगे मेघालय वाला कांड, मेघालय वाला जो कांड हुआ है, आप देखोगे वो क्या हुआ है। तो मेघालय वाला कांड का शादी का जो फोटो देखो, और मेघालय वाला कांड का जो यूपी में गई है, जब लड़की यूपी में गई है, जाकर आपको वो जो होटल वाला बेचारा मिला है, और उसके सामने जब देखा है तो वो पहचान ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि शादी में जो आपको फोटो दिखाई दे रहा था न्यूज वाला, वो अलग मेकअप में दिखाई दे रहा था, एकदम पूरा लेयर दिखाई दे रहा था, एकदम बेहतर तरीका से लग रहा था कि एकदम भयंकर लड़की है। और जैसे उसका मेकअप उतरता है तो वो एकदम चंडालिन टाइप की दिखाई देती है, ठीक ना। तो आप देखिएगा वो पहचान ही नहीं पाता है होटल वाला। फिर वो अपने भाई को कॉल लगाती है, और भाई कहता है नहीं, वही चंडालिन आपके होटल पर पहुंची है जो कि यहां से भागी है, उसको वहीं पर रुकिए और पुलिस को बुलाइए। तो वो बेचारा पुलिस को इन्फॉर्म करता है, नहीं तो वो तो कंफ्यूज था, वो पहचान ही नहीं रहा था। लड़की बता रही थी कि हम वही है, लेकिन पहचान नहीं रहा था। वो कह रही थी तो तुम तो ये ना हो, ये तुम थोड़े ना हो, ये तो वो तो सुंदर लग रही है। लेकिन उसको क्या पता था, उसको पता होना चाहिए कि ये मेकअप का झोल जो है ना बहुत खतरनाक है, ठीक ना। ए को बी बना देगा, जेड को सी बना देगा, और फिर समझ लो। इसलिए तुम लोगों से भी चेतावनी दे रहे हैं, एक बार सचेत हो जाओ, मेकअप के चक्कर में ना रहो। और जो लोग भी अगर लड़की देखने जाता है, मैं अपने 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 अनुसार मैं बताऊंगा कि कोई भी लड़का अगर लड़की को देखने जाता है तो सबसे पहले उसका आधार कार्ड फोटो देखे, और अगर आधार कार्ड फोटो में और उसके फोटो में भिन्नता आ रहा है तो उसके मुंह पर 1 बोतल पानी फेंके, वो भी ठंडा पानी, 1 बोतल पानी विथ सॉप के साथ, साबुन के साथ, एकदम प्यार से कहे मुंह धोकर आओ, और फिर आकर अपना चेहरा दिखाओ। अगर उस चेहरे में और आधार कार्ड में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है तो समझो लड़की ठीक है। अगर उस चेहरे में आधार कार्ड में आसमान जमीन का फर्क आ जाता है, समझो तुम्हारे साथ धोखा होने वाला है। मेघालय का कांड, पटना के 2 फ्लैट एक लिए चाहिए, 1 फ्लैट में तुम्हारा और 1 फ्लैट में, समझ लो। तो बेस्ट तरीके से मैं बता रहा हूं, तैयारी करो, फालतू के चक्कर में ना पड़ो, और ये सब जो है ना, ये चमगुदड़ी के चक्कर में ना रहा करो। बेस्ट तैयारी किया करो, वही आपको काम आएगा लाइफ में, ठीक। हाँ, बिहार स्पेशल जैसे ही 500 खत्म होता है, सब कंपाइल कर तेरी यादें सीरीज में दे दिया जाएगा। सर जी सब लड़की एक जैसा नहीं होती है सर जी, सोनी कुमारी। हम कहां बोल दिए सब लड़की एक जैसा होती है, ठीक। वो कहावत सुनो, एक एक जो है माहौल, एक जो गली था, गली में कुछ कुत्ते एक जगह खड़े थे, तो एक कुत्ता दूसरे से कुत्ता कह रहा है, सरवा हमार जात अगर ठीक रही ना तो रोजे हम गंगा नहाए जाती, ठीक। तो ये यही सिलसिला मनुष्य में भी चलता है, ठीक ना, कि जात अगर बढ़िया हो जाए, यानी
अपना मनुष्यता ही सबसे बेस्ट आ जाए तो रोजे गंगा नहाया जाता। रोजे ये सब काहे के देखने होता कि कहीं पर कोई का मर्डर हो रहा है, कहीं पर कोई का मर्डर हो रहा है, ठीक। लेकिन आप जानते हो कि कुकुर एक गली से दूसरा गली गया कहां, दांत दिखाने शुरू कर देगा, ठीक, दूसरा गली वाला, और ये भी दांत दिखाने शुरू कर देगा। पता है क्यों? क्योंकि दूसरा गली वाला पूछता है क्या तू मुंह धोकर आया है हमारे गली में खाना खाने, तो वो कहता है कि हाँ हम मुंह धोकर आए हैं, देखो हमारा दांत है देखो, तो दांत दिखाने शुरू कर देता है, ठीक। ये दांत इसीलिए कुकुर बिलार द्वारा दिखाया जाता है एक गली से दूसरी गली में जाने पर कि क्या तुम हमारे घर जो आ रहे हो तो क्या मुंह धोकर आए हो, तो ये आपको दांत दिखाया जाता है। कुकुर दूसरे तो कुकुर को दांत दिखाता है। चलो अब तुम लोग भी ज्यादा दांत मत दिखाओ, ठीक ना। तब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और तैयारी निरंतर करते रहना चाहिए। कल तेरी आज सीरीज में मिलते हैं, उसे 9 वाला पार्ट को खत्म करते हैं। अरे 1500 क्वेश्चन इसी में आपका हो रहा है, सभी के सभी क्वेश्चन का चिंता कर रहे हो, 1500 से अधिक क्वेश्चन आपका हो रहा है, ठीक। चलो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हरे कृष्ण हरे राम, जय हिंद।